होगा सेशन। बाकी सर फुरकान हमारे साथ मौजूद है, आपने प्लीज़ एंड तक सर फुरकान के साथ रहना है। सही है जी। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कंटिन्यू। ओ थैंक यू। ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा सबसे पहले है ना, हम स्टार्ट करने से पहले आई थिंक अभी अभी आप लोगों ने सर सऊद का सेशन ऑफ किया है, तो कोई 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और मैं भी इन द मीनवाइल नमाज पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट बाद फिर जो है ना हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:18 हो रहा है ना। 4:23 पे हम ज्वाइन करते हैं। हम्म। बिस्मिल्लाह। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि ज़िदनी इल्मा 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 सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोशिश करेंगे ये सेशन इंशाल्लाह टू टू 2 आवर्स तक इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको टाइम पर रैप अप करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है और अप्रोच हम बताएंगे अभी। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस सेशन से क्या चाहते हैं, मतलब इन 2 घंटों में, इन 2 आवर्स में आप लोगों को, आपको क्या लगता है कि क्या हम कवर करवाएं, क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको इस वक्त फ़ायदा दे सकती है, आप मुझे बताएं। तो उस हिसाब से हम उन सेशंस को लेके चलेंगे। जी आपको क्या लगता है, फिर मेरे जहन में एक प्लान है, उसको मैं आपको आपके सामने एग्जीक्यूट करूंगा। अगर अमेंड करने की ज़रूरत हुई तो एडजस्ट भी करूंगा। जी आपको क्या लगता है। टाइम मैनेजमेंट। Sir, I have a question related to taxation. Whenever I time to serve the tax, sometimes treatment I do is different from suggestion answer. When I read about it from such, it seems so obvious. Same problem keep appearing every question at a time. How to resolve this issue? ठीक है। टैक्स सर प्लीज डिस्कस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम लाइक गाइडेंस ऑन ड्राफ्टिंग। कुछ क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लिखें, रिमेनिंग टाइम में क्या करना है अगर हमें से टू पास ऑल्सो टैक्स। सर हाउ मच टू रिलाई ऑन ओपन बुक्स कैरीड इन एग्जाम, टैक्स एंड सीओसी के एरिया में थोड़ा इशू आ रहा है। सम मेजर एरिया कॉन्सेप्ट रिवीजन, आइडिया जनरेशन किस तरह से करें एमएसए 2 में, हेडिंग्स क्या बनाएं, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एंड व्हाट टू डू इन एसपीएम इन दीज रिमेनिंग डेज। अच्छा ठीक है। ओवरऑल मुझे जो आपकी जो चैट्स हैं, अब इसको चैट को रोक दें और ज़रा है ना थोड़ा सा, अब बिल्कुल है ना, यानी कि क्या कहना चाहिए, अपने जहन से वो कहते हैं ना, बिल्कुल फिल्टर आउट कर दें चीज़ें। और अब आप आ जाए ये समझने के लिए कि सर अब हमें करना क्या है। थोड़ा सा 2 घंटे के लिए आप जो है ना ट्रस्ट कर लें। ठीक है ना। ट्रस्ट करने का क्या मतलब है कि अपने जहन से तमाम क्वेश्चंस निकाल दें। सर थोड़ा जूम कर देंगे। अच्छा 1 मिनट। नहीं अभी अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये तो स्क्रीन वैसा ही मैंने शेयर की हुई है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले अब देखें, अब आपके पास है तकरीबन आई थिंक सो कोई 1 डेढ़ हफ्ता है। ठीक है ना। इसमें हर तरह का स्टूडेंट है हमारे पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन, यानी कि ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन अभी स्टार्ट की है। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं कि यार इन 8-10 दिनों में जो मैं पढ़ूंगा और उसको मैं इफ़ेक्टिव इतना कर लूँ, इतना इफ़ेक्टिव हो जाए कि मैं एग्जाम में मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकूं। देखें सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी बात है, कोई इसमें यानी कि ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कि अभी जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें ऑब्वियसली ऑब्वियसली, चाहे आपके पास 1 महीना हो, 2 महीने हो, 1.5 महीना हो, 3 महीने हो, या 15 दिन हो, या 10 दिन हो, ठीक है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब ये तो है ना कि कभी भी टाइम परफेक्ट नहीं है। अब ये है कि जितना टाइम है उससे हम मैक्सिमम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, आइडिया ये होना चाहिए। क्योंकि देखें अभी इस वक्त अगर हम सोचें कि यार मैं सब कुछ कवर करके चला जाऊं, जो मैंने पहले नहीं पढ़ा वो भी कवर करके चला जाऊं किसी तरीके से, ठीक है, तो अब मैं ना दो दो तरह के लोगों के लिए आपके सामने स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ। एक वो कि जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, और एक वो कुछ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। दोनों के लिए सेम अप्रोच होगी। उसकी वजह यह है कि अब चाहे जिसने प्रिपरेशन पहले से की हुई है उसके लिए भी अभी उतना ही टाइम है, जिसने नहीं की उसके लिए भी अभी उतना ही टाइम है। मुझे एक बात बताएं, जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो वो क्या चीज़ है जो सबसे पहले आपको चाहिए होगी। सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए। आप एग्जाम में
क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया है। आप आपको अब जो है ना एग्जाम डे पे बैठे हुए हैं, और वहां पर आपको सबसे पहली चीज, सबसे पहली स्किल, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी? लिंक विद सिनेरियो। अच्छा, आगे बढ़े। रीडिंग स्किल्स, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, नर्व कंट्रोल एंड रीडिंग स्किल, रीडिंग एंड स्किमिंग। दो बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। देखिए मैं आज जो है ना आपके सामने क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। देखिए सिंपल सा आइडिया है, आपके सामने क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे। आपके सामने हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने ओपन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको अप्रोच करें। लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया इस वक्त ये मेरा कहीं भी नहीं है, और अगर हो भी तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि आपको क्वेश्चंस करवाए जाएं। क्वेश्चंस करवाना तो पार्ट ऑफ द सेशन, वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। लेकिन असल आइडिया ये है कि आप लोग खुद से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी, और क्या अप्रोच है कि जिसको अभी मैं आपको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं, और वो आप उसको फॉलो करें और एग्जाम में जाके बैठ जाए। देखिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि रादर देन कि मैं आपको है ना कोई एक आध क्वेश्चन करवा लूं, तो फिर जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन डिफरेंट होगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको एक सीधी डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में आपको पिकअप कर दिया जाए, इनलाइन कर दिया जाए, कि फिर जो है ना आप उसको आराम से फॉलो कर सकें। ठीक है ना? बात समझ में आती है कि नहीं आती? जी। जी सर। सर्स एंड मैडम्स, बात समझ में आती है? क्या इससे आप एग्री करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, दो कमेंट्स, दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। दैट इज नर्व्स कंट्रोल, वो तो थ्रू आउट आपको एग्जाम काम आएगा। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग स्किल्स। आज तक यानी कि आपकी सीए की जो भी आपकी स्टडीज रही हैं, उसमें एमएसए 1 या एमएसए 2, सही है, इसके अलावा कौन सा ऐसा पेपर है कि जिसमें आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा सोचना है? भाई अब बीएफडी है, बीएफडी वाला एरिया है, बीएफडी में, बीएफडी वाला एरिया की बात नहीं कर रहा है एमएसए 2 में, बीएफडी इटसेल्फ पेपर की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट आती है तो क्या आप इतना सोचते हैं? आप तो ये देखते हैं कि भाई एनपीवी है, आपने फॉरन से स्टार्ट कर दिया एनपीवी एनालिसिस, एपीवी का आपने वर्ड देखा और वहां से स्टार्ट कर दिया। आप तो कभी इस तरीके से इतना सोचते नहीं है रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन एमएसए 2 में आपको बाकायदा ऑडिट, ऑडिट में आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऑडिट में किसी हद तक कह सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जो केस स्टडी है जिसमें आपका आपके पास एक मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज को एज अ टूल यूज करना, एज अ टूल यूज करना, और उस वो कभी भी आपका आंसर ना हो। जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, अब कॉर्पोरेट लॉ में वो जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं वो आपका आपके लिए मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन अगर मैं इधर एमएसए 2 में बात करूं, तो जो सैफ मॉडल है उसकी नॉलेज इटसेल्फ कोई मार्क कैरी नहीं करती। या अगर मैं बात करूं एनपीवी, तो एनपीवी इटसेल्फ इसके कोई मार्क्स नहीं है एमएसए 2 में। बल्कि एनपीवी और अ, यानी कि क्या कहना चाहिए, जो सैफ मॉडल है उसको एज अ टूल यूज करना है आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए, या आपको आंसर देने के लिए, प्लस एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज। तो ये सारी चीजें जब आपको मिक्सअप होती हैं, ये सारी कंपोनेंट जब एड ऑन होते हैं, तो फिर आपके सामने आता है एक रीडिंग स्किल्स जो इससे पहले आपको कभी भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं नहीं हुई। सही है? इससे पहले आपने इतनी ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज है एक्सरसाइज नहीं की। तो बहरहाल बात वहीं घूम के आती है कि रीडिंग, रीडिंग प्लस नर्व्स कंट्रोल। अब मैं आपके सामने एक प्लान रखता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो प्लान जो है ना, कहीं यानी कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो 1 डे बिफोर एग्जाम डे का जो है ना एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप जो है ना अपने पास ज़रा लिखते चले जाएं, और क्योंकि मैं अगर लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा वो हो जाएगा, तो आप अपने पास ज़रा जो भी अगर लैपटॉप पर है तो वर्ड फाइल में ओपन करते चले जाएं, और जब ओपन हो जाए तो मुझे रेडी रेडी का मैसेज करें, और मैं आपको ज़रा लिखवाता हूँ कि आपको प्लान क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और फिर उसको किस तरीके से कवर करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने पास नोट करें कि मुझे रीडिंग पे काम करना है। एक मिनट जरा, ये इसको मैं, नजर आ रहा है आपको? रीडिंग में अभी है ना स्ट्रक्चर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? आप अपने पास जिस तरह इसको स्ट्रक्चर्ड लिख सकते हैं लिख दें, फिर बाद में उसको सही कर दीजिएगा अपनी समझ के लिए, सिर्फ ये आपके समझने के लिए, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। रीडिंग करनी है। अच्छा, रीडिंग के मेरे पास दो सोर्सेज हैं, आईसीएडब्ल्यू प्लस आई कैप। सही है?
ये मेरे पास सोर्सेज है। अच्छा, आईसीडब्ल्यू में भी मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, और प्लस मेरे पास वर्कबुक है। आइडिया ये है कि देखें, आईसीडब्ल्यू के जो क्वेश्चन बैंक है, ये अपने पास नोट कर लें, वो चाहे आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक है या वर्कबुक, वो प्योर रीडिंग आपका मटेरियल है, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ना, वो आपकी बेसिक यहीं से डेवलप होगी, सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं अगर बात करूं तो आईसीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें, तो दैट इज फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज फॉर इंडस्ट्री नॉलेज, दैट इज फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज, दैट इज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट इज फॉर वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो आईसीडब्ल्यू का अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि सर कितने क्वेश्चंस करें। जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इसमें कोई सी मेरे पास अक्सर जो है ना, इस तरह का आता है, सर आप मुझे कुछ की क्वेश्चंस बता दें या कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दें, तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, वहां पर अगर आप सेग्रीगेट करेंगे ना आईसीडब्ल्यू में, तो वहां पर एक तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम क्वेश्चंस हैं, यानी कि पास पेपर्स हैं, अगर आपको वहीं से नजर आ जाएगा, वहां पे बाकायदा अटेम्प्ट लिखी होगी, और प्लस उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मैं यही कहता हूं कि देखें, हाफ उसके कर लें, हाफ इसके कर लें, आपका ये एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस रीड करेंगे, उतनी आपकी वहां से नॉलेज डेवलप होगी, क्योंकि वहां पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो डिफरेंट सिनारियोज, वो इस तरह ही डिजाइन किए गए हैं कि हर क्वेश्चन में और हर रिक्वायरमेंट में डिफरेंट सिनारियोज को डिस्कस किया गया है, और डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया गया है। एसपीएम की बुक से रिवाइज करना बिल्कुल सही है। अगर अभी इस स्टेज पे मैं आपको यही कहूंगा कि आपने जिस सोर्स से पढ़ा है ना, रिवीजन भी उससे ही करें। अगर आपने एसपीएम से पढ़ा है तो एसपीएम से करें, तो फिर आप वहां की वर्कबुक नहीं उठाएं, और सिर्फ इंटरैक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस अगर आप देख सकते हैं तो देख लें। क्वेश्चन बैंक में आप जो है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पढ़ सकते हैं, कोई टारगेट नहीं रखें। अपने ध्यान में बस रखें कि यार मुझे रोज के 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो देखने हैं कम से कम। और देखने का मतलब ये होता है कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के थ्रू देखने। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का मतलब ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने उसको लैपटॉप पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने, एज अ रफ वर्क आपने उसको लिखना है। मैं अपनी बुक भी, अगर आप आपके पास नहीं है तो वो आपसे शेयर करूंगा, उसका लास्ट जो चैप्टर है वो है ही अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। उस पर अगर आप देखेंगे तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ है, और सिर्फ वो इसी आइडिया को जनरेट करने के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे वो जो अगला पॉइंट जब आता है। अगला पॉइंट है सर, नर्व्स को कंट्रोल करना। अच्छा, मैं अब है ना एक चीज़ आपको बताता हूँ। अभी से, अब लास्ट वीक है, मैं पहले ही अपने स्टूडेंट्स को कहा करता था, अब लास्ट वीक है ना, अभी से आपने आई कैप के कोई दो पास पेपर्स अभी से आपने सेलेक्ट कर लिए। उसको कोई वो लेटेस्ट अटेम्प्ट ना हो, उससे पहले वाली अटेम्प्ट हो, बिल्कुल लेटेस्ट ना हो, यानी कि समर 2024-5 की अटेम्प्ट ना हो। आप विंटर 24 से लेकर कोई भी एक अटेम्प्ट पिक कर लें, और दो अटेम्प्ट्स को पिक करें उन। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं, सर प्रैक्टिस का सोर्स क्या है। वो इसी सवाल से लिंक है कि आई कैप के क्वेश्चंस जो हैं, मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, सब इस पर एग्री है कि आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक से रिवाइज करना है, या एसपीएम से रिवाइज करना है, या क्वेश्चन बैंक जितना मैं देख सकूं देखना है। मैंने अपना आधा टाइम जो है रोज का, वो बल्कि मैं कहूँगा कि 60% टाइम रीडिंग को देना है, और 40% टाइम आपने राइटिंग को देना है। जितना टाइम आप बैठ रहे हैं उसमें से 40% आप राइटिंग को दो, 60% रीडिंग को दो। रीडिंग को देने का मकसद इसलिए मैं आपको 60% कह रहा हूँ कि मैंने आपको नोट करें कहा है अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जब आप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब भी डेवलप होगी, आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी हो रही होगी, और उस अंदाज में हो रही होगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इंशाल्लाह जब आप पेपर में बैठेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास वर्ड्स होंगे और आइडियाज होंगे। बल्कि अब आपको फिर टेंशन इंशाल्लाह ये हो जाएगी कि यार आइडियाज मेरे पास बहुत आ रहे हैं, अब मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। किस चीज की एग्जांपल दे दूं, किस चीज की एग्जांपल चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग में अभी आपके पास फाइनल MS2, एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ आपको। मैंने शायद ओपन किया हुआ है वर्कशॉप, वर्कशॉप इंटरनल, और ये मेरी बुक है। ठीक है, ये हमारी बुक है। अगर आप इसमें जाके देखें, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का चैप्टर कहाँ पर है, पेज नंबर
आई कैप पास पेपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक मिनट, ये मेरे को तंग कर रहा है। चैप्टर 4, चैप्टर 5 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ गई। चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर, एक मिनट, या यहाँ पर होगा, सी है। हाँ, द ग्रैंड अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, ये आवाज है पेज नंबर 683 पे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ तो मजा आ जाएगा। पेज नंबर 6 है ना। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ये तो मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स उठाए थे। पेज नंबर 685, पेज नंबर 685 यहाँ पे है नहीं। एस टी अकेडमी। चलेंगे, अब अपने पास नोट करके रखें, मैं आपको अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग की एग्जांपल दे दूंगा। वैसे अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा कोई कीवर्ड आ गया आपके अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक एक आंसर पढ़े हैं, वहां पे आपने देखा कि कहीं पे जिक्र हुआ है पॉलिटिकल फैक्टर का। कोई पॉलिटिकल फैक्टर स्पेसिफिक है जो आपको यार आपको लगता है कि यार ये की है, तो बस उसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिख दिया, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी सेंटेंस के मतलब, और ये भी आपके जहन में ना हो कि मैं इससे रिवाइज करूंगा। बस उसको आपको लिखना इसलिए है कि आप इंटरेक्ट इस ये एक तरीका है थ्योरी के साथ इंटरेक्ट करने का, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो बोर होना शुरू हो जाते हैं, और आपको अंदाजा भी नहीं होता और आप डी ट्रैक हो जाते हैं। तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करनी है, प्लस वोकैब भी डेवलप होती रहेगी। वोकैब डेवलप इस तरह होगी कि आप जितने भी कीवर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं जो आपने पढ़ा, उसको एज इट इज लिख दिया विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। दैट इज स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। ठीक है जी बिलाल, पेज नंबर 689 पर है वो बुक में। आप लोगों के साथ वो मटेरियल भी शेयर कर लूंगा, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है सना। हाँ, बुलेट्स हो गए, या आपने कोई क्या कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में विदाउट एनी सेंटेंस सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स को लिखना है। ठीक है, एक तो ये काम करना है। प्लस फिर हम आएंगे आई कैप के पास पेपर्स। तो आई कैप के प्रैक्टिस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे करनी है, आई कैप के पास पेपर्स पे करनी है। सही है। अच्छा, आई कैप के पास पेपर्स पे आपने प्रैक्टिस दो तरीके, एक एक तो आपको मैंने जो अभी स्टार्ट किया था वो मैं बताऊं, अभी से आपने आई कैप के दो कोई पास पेपर्स पिक कर लेना है, और उनको उनका उसका क्वेश्चन भी देखना है, रिक्वायरमेंट भी देखनी है, उसके आंसर भी देखना है, और उसको जाके अटेम्प्ट करना है। सही है, अभी यानी कि आज एक हफ्ता रह गया ना, तो कोशिश करें कि एक दो दिनों में आप ये काम कर लें, प्रायोरिटी बेस पे कर लें, कि जिसमें आपने दो पास पेपर्स उठाए, उसके आंसर भी देखे, उसका क्वेश्चन भी देखा, उसकी रिक्वायरमेंट भी देखी, सिनारियो भी सही से पढ़ा, और उसको फिर अटेम्प्ट भी किया। सही है, और फिर इसको एक दफा चेक कर लिया कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा था या आंसर डेवलप किया था, क्या वो कितना मैच हो रहा है। ठीक है, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम आपने कर लिया। फिर एग्जाम से एग्जैक्ट एक दिन पहले, यानी कि आप जब अगले दिन आपका पेपर है, और आप एक दिन पहले सुबह आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, बिल्कुल आंसर लिखने से पहले आंसर पढ़ना है। इसकी मैं वजह बताता हूँ, देखें, कभी भी है ना इस वीक में अपने आप को आप टेस्ट नहीं कीजिएगा, ये खुदा का वास्ता है, ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आपने अपने आप को टेस्ट करने बैठ जाए, नहीं करना। इसकी वजह यह है कि अभी इस वक्त आपका ऊपर प्रेशर है, आपके माइंड में ऑलरेडी प्रेशर है। अगर आप टेस्ट करेंगे अपने आप को, वो नहीं होना, आपसे आंसर नहीं होना, अल्टीमेटली जब आप आंसर आपसे नहीं होगा तो फिर आप क्या कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेट होंगे, और फिर फ्रस्ट्रेट होंगे तो ये चीज़ कैरी करेंगे, और फिर एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस से नहीं जाएंगे। तो आपने बिल्कुल आंसर देखना है। उसकी एक और भी लॉजिक है, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, देखें एग्जाम में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि यार मुझे आता बहुत कुछ था, सब कुछ आता था, लेकिन मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया या लिख नहीं पाया उतनी जल्दी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुझे बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा ये, कि सर ऑल दो आप पास भी हुए होंगे उन पेपर्स में, लेकिन ऐसा आपके जहन में जरूर आएगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पैसिव मेमोरी या जो भी आप उसको कहते हैं। लेकिन जब राइटिंग स्किल की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो उस वक्त आप अपने नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझें,
जब आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो वो आपने देखा ना कांस्टेंट रखा जाता है, तो ये समझ लें आपके लिए कांस्टेंट है कि भाई अब मुझे आता है, अब मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, दैट इज एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस। सही है। हाँ, अब बात आ जाती है सर मैं ये इस चीज की कैसे प्रैक्टिस करूं कि आइडियाज जनरेट हो। तो सर जब आप आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस देख रहे हैं और वहां पे जब रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, तो मैं जब अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग की बात कर रहा हूं, तो आप उसके आंसर पढ़ने से पहले आप अपने तौर पे वहां पे देख लिखना, बुलेट पॉइंट्स लिख लें कि सर मेरे जहन में यही आइडियाज आ रहे हैं। मैं क्या कहते हैं, मुझे इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने का कहा गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें ना शॉर्ट होगा पूरा। आपने सिनारियो भी पढ़ लिया, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब आपने बुलेट पॉइंट्स बना लिए, सॉल्व नहीं किया, बुलेट पॉइंट्स बना लिए। दैट इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ योर आइडिया जनरेशन। अब उसमें आपको ये टेंशन नहीं होगी एटलीस्ट कि मुझे लिखना है, आपको ये होगा कि मेरे जहन में आइडियाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और फिर मैक्सिमम आइडियाज आएंगे अगर 50% भी आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं, यानी कि 50% आपने कंटेंट कवर कर रहे हैं। आंसर जब आपने देखा कि सर 5 पॉइंट मैंने डिफाइन किए थे वो 5 पॉइंट नहीं किए, तो दैट इज इनफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जब जब मैं आइडिया जनरेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सिर्फ आइडिया जनरेशन की प्रैक्टिस करनी है। जब रीडिंग कर रहा हूँ तो मुझे रीडिंग की प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस सिनारियोज देखने हैं। लेकिन वो याद ही नहीं रहता बाद में कि क्या था उसमें। देखें, सगीर देखें मेरी बात सुने, एक चीज अपने जहन में बिठा लें। और ये जो मोहम्मद सगीर ने जो बात कही है, सबसे पहले तो आप अपने जहन में बिठाएं सगीर। और ये अभी मैं अभी पूछ लेता हूँ आपके सामने। सर ये जो सगीर ने बात की है कि मैं पास पेपर्स देखता हूँ मुझे याद कुछ नहीं रहता, कितने लोगों के साथ हो रहा है? बताएं आप कितने लोगों के साथ हो रहा है? एक इर्तजा आ गए। और जितने लोगों के साथ हो रहा है ना, सिर्फ यस लिख दें। लिखते चले जाएं, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, लिखते चले जाएं कितने लोगों के साथ हो रहा है। तो सगीर, अब आप देख रहे हैं आप अकेले नहीं है। यहां पर बहुत सारे लोगों को ने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको 100% अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया है, और अपने उस एक्सपीरियंस से भी जो मैं 3 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है, बल्कि 3 साल के ज्यादा ही हो गए, 7 8। तो आप ये 7 8 अटेम्प्ट हो गई। तो आप अब इस सही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 90% कम से कम ऐसे लोग होंगे जो सेम प्रॉब्लम का मतलब ये है कि यही प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो 90% लोगों के साथ हो रही है। तो सगीर, आपने देख लिया कि आप अकेले नहीं है, पहली बात। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब दूसरी बात, वो बड़ी क्या कहते हैं जबरदस्त बात होती है ऑन लाइटर मोड, कि हमें हमारे उस्ताद कहा करते थे, मुझे वो बात याद रहेगी, कि जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, तो आप यकीन रखें कि जितने भी एग्जाम हॉल में लोग बैठे हैं उसमें से 95% लोगों को वही फीलिंग आ रही होगी जो आपको आ रही है। तो जब आपने ये सोच लिया ना, तो इसका मतलब आप आपके जहन में आ गया कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। अच्छा, अब क्या करें? सर याद नहीं रहता, सर कोशिश ही नहीं करें आप याद रखने की। आप यकीन करें, मुझे बहुत इस तरह के जो है ना एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि ड्यूरिंग टीचिंग के एक दिन पहले एक बच्चे ने मुझे कहा सर मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा, मैं क्या करूं। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि आज के दिन एग्जाम से एक दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ तुम्हें वो जो 2 पास पेपर्स थे उसमें से एक पास पेपर, यानी कि मैंने अभी आपसे बात करी ना, एक अभी सिलेक्ट कर लें, सिर्फ आज तुमने अटेम्प्ट करना है। और कोई काम आज के दिन नहीं करना। आपने कोई रिवीजन नहीं करना एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले रिवीजन अगर आप करेंगे तो वही वाली बात है कि आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे होंगे। अगर कर भी रहे हैं तो आप अपनी इतनी माइंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि भाई मैं विदाउट इस चीज के प्रेशर से कि मैं ये मुझे याद रखना है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप यकीन रखें वो आपकी मेमोरी में जाएगा, 100% जाएगा। दिस कपल्ड विथ एग्जाम से एक दिन पहले आपने प्रैक्टिस की, तो वो जो आखिरी बात थी, चैट शो नहीं हो रही। चैट शो नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी चैट्स पे आ रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, हाथ क्या। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ।
तो अब आपके आपका वो वाली बात है ना कि सर क्या कहना चाहिए कि मैं जब इधर बैठता हूँ, जब मैं एग्जाम में जाऊंगा, तो मैं एक प्रेशर सा फील होता है। तो वो आप यकीन करें कि वो जब एग्जाम से एक दिन पहले पेपर सॉल्व करेंगे ना, मुझे एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप बैठेंगे पेपर में, तो आपको 100% ऐसा ही लगना है कि आपने ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, हालांकि आपके सामने वो क्वेश्चन पहली दफा आ रहा होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मतलब वो जो होती है ना फियर ऑफ अननोन, वो 50% मसला उसी साल हो जाता है जब आपने एक दिन, क्योंकि आपने अपने जहन को ये ट्रेन कर दिया है, माइंड को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है कि सर मैं ऑलरेडी पूरा पेपर सॉल्व कर चुका हूं। सही है। मैंने आपको कहा कि 2 दफा करना है। आज के दिन सिलेक्ट कर लें और 1-2 दिन के अंदर अटेम्प्ट कर लें। अगर 2 पास पेपर नहीं कर सकते तो दोनों पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लें। आइडियल ये है कि एक पास पेपर तो पूरा करें, और फिर वही पास पेपर जो आपने आज के दिन किया है वो एक दिन पहले करें। नहीं, रिवाइज नहीं करना चाहिए। रिवाइज आप करें, रिवाइज करने का सिर्फ टाइम आपने रखना है 3 से 4 घंटे। रिवीजन, इससे ज्यादा जितना आप रिवीजन करेंगे उतने अपने जहन में प्रेशर बिठाते जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ उस दिन, अगले जिस दिन उठे ना, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपके जहन में प्राइमरी जो चीज होनी चाहिए ना, वो रिवीजन नहीं होनी चाहिए। रिवीजन आप कर लें शुरू। आपने आपने फॉर एग्जाम्पल अपने लिए 2 से 3 घंटे रख लिए, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नहीं, रिवाइज करे बगैर नहीं। उस दिन भी आप क्वेश्चन देखें, उस दिन उसका आंसर भी देखें, उस दिन उसकी रिक्वायरमेंट भी देखें, सब वही वाला आपको करना है। फिर अटेम्प्ट करें। मैंने क्या कहा, आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आपने अपने आप को टेस्ट किया है। नहीं करना ये काम। तो भाई हमारे पास दो आ गए, यानी कि दो अप्रोचेज आ गई। यानी कि मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा ना, सिंपलिस्टिक आपके सामने की वो होंगे कंपोनेंट्स, ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। नंबर वन किया कि जितनी रीडिंग हो सके 60% टाइम आपने रीडिंग पे लगाना है। क्योंकि रीडिंग के साथ याद रखिए, आपके साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आई कैप के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो आई कैप के पास पेपर्स की आप प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, दैट इज इन एडिशन टू जो मैंने अभी बात करी। वो तो 2 पास पेपर आपने अलग से सिलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस तो करनी है। बाकी जो मैं प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वो आप यूं कर सकते हैं कि आपने कोई एक क्वेश्चन उठा लिया किसी पास पेपर का, उसकी रिक्वायरमेंट कर ली और इस तरीके से अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो ये दो दो चीजें आपके सामने क्लियर है, दो एजेंडा पॉइंट्स। जी, क्लियर है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है वरना फिर हम आगे बढ़े। जी। जी सर। अच्छा, अब जो है ना, मैं जरा एक और हमारे एजेंडा पे आता हूँ, और दैट इज कि हमारे पास अब आई कैप का पास पेपर आ गया। अब मुझे क्या करना है? सही है। मतलब सॉरी, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ। अब मैं उसको अप्रोच कैसे करूँ? ठीक है ना। तो ज़रा अब मैं आपके सामने ज़रा क्वेश्चन ओपन करूँगा समर 2025 का, और इसको इंशाल्लाह सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके आपका जो है ना, एक्सेस आपको मिला हुआ है। अगर आपको देखना हो, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, नमाज ब्रेक लेते हैं। नमाज ब्रेक के बाद फिर जो है ना ज़रा अप्रोच की तरफ आता है। ठीक है जी। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जल्दी से बताएं, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अच्छा, अभी आपके सामने पास पेपर आ गया। सॉरी, पास पास पेपर नहीं, एग्जिस्टिंग पेपर आ गया। ये मैंने इसमें खैर अभी तो हाईलाइटिंग की हुई। सबसे पहले मुझे कैसा अप्रोच करना चाहिए, आपका क्या आइडिया है आप लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ? एग्जिस्टिंग पेपर शो नहीं हो रहा, अभी बता, अभी मैं शो करता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही पास पेपर पर। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा से शो करने लगा हूँ। ये अब आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। आ गया स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है अब? ठीक है। अच्छा, अब मेरे सामने ये डीजी कोड फुटवेयर या जो भी क्वेश्चन है वो आ गया। मुझे बताएं मैं किस तरीके से उसको अप्रोच करूं। आपका क्या आइडिया है? आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मुझे इसको लेके चलना चाहिए? जी सर।
मैं इधर देखता हूँ मेन पार्टिसिपेंट होता है और पार्टिसिपेंट। अरे ये चैट कैसे दिखेगी? चैट में चाहूँ अगर सब कुछ शो करना, चैट स्क्रीन सेटिंग्स में जाए अगर, और मैं कहूँ स्पॉटलाइट मूवेबल हाइट एनवायरनमेंट, सही। चल, तो आपका आपके जरा आइडियाज देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है फर्स्ट रीड द रिक्वायरमेंट, सी द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, सी द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ठीक है। देन द मेन कमेंट्री एंड टुगेदर विद अपेंडिक्स। अच्छा, और बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग क्या फरमा रहे हैं कि मेरे सामने ये पेपर खुला हुआ है सर, मैं क्या करूं, कैसे अप्रोच करूं? फर्स्ट सी द रिक्वायरमेंट, ज़्यादातर लोग रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन मैं ओवरऑल पेपर को अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ, किसी खास क्वेश्चन को अप्रोच करने की बात नहीं कर रहा। अब आपके पास देखें रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट, और फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। मैं इसको कहता हूँ क्योंकि रीडिंग टाइम जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके सामने पेपर शो नहीं होता या आंसर नहीं होता। आई थिंक आपको ऐसा है कि आप आंसर भी लिखना शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे ये कंफर्म कर दें कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स है उसमें हम आंसर नहीं लिखना शुरू कर सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पेपर को देखना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल 15 मिनट का हमारा जो टाइम है वो एडिशनल टाइम ही है, जिसको हम अगेन इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट एग्जैक्टली 5 मिनट आपने ना पेपर को स्किम थ्रू करना है। स्किम थ्रू करने का क्या मतलब है? ये एक है ना, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, दीज आर ऑल, यकीन करें, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जो कि आपका वो जो फियर ऑफ अननोन है ना, वो आहिस्ता 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 इस तरीके से खत्म करेगा। वो हमने पहले उसको जो टारगेट कर दिया है, 50% ऑलरेडी कर दिया है। वो हमने पिछली रात को या पिछली सुबह को हमने ऑलरेडी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया है। अब मुझे जहन में पता है कि यार मैं पूरा का पूरा पेपर, अच्छा एक बात और भी याद रखें, मैं उसके बारे में एक बात बताना भूल गया। 90% चांस है कि वो जो आप एक दिन पहले पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, वो टाइम पर सॉल्व नहीं होगा। 90% चांस है। आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पांव छोड़ के बैठ गए। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, फिर भी आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। चाहे आप टाइम ज्यादा भी लग जाए, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई अब तो पहले तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता था जब हम फिजिकली यानी कि पेन और पेपर के थ्रू करते थे। तो उस वक्त क्या करते थे हम लोग कि भाई आपने रिक्वायरमेंट देखी, उस रिक्वायरमेंट में आपको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 पॉइंट आई थिंक 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और देखा भाई मुझे मुझे इस क्वेश्चन में इतना टाइम है मेरे पास, टोटल 100 मार्क्स है, वो मुझे टोटल कोई 3.25 घंटे में करना है। तो मैंने डिवाइड कर दिया मार्क्स को, और फिर उसको मैं प्रोपोर्शनेट करता गया। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मुझे 16 मिनट लगाना है। तो 15वें मिनट पर मैंने उसको रोक देना है और उसके लिए जगह छोड़ देनी है। मैं पहले हम लोग क्या करते थे, पेपर पे जगह छोड़ देते थे। अब तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, अब तो सेक्शन है। तो जैसे ही टाइम खत्म हुआ आपने अगले रिक्वायरमेंट पे बढ़ जाना है। अच्छा, मुझसे ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्यूरी भी, इंटरेस्टिंग क्या है, ये ज्यादातर लोगों की क्यूरी है जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। ये क्यूरी आई थी कि सर कुछ रिक्वायरमेंट में ऐसा लगता है कि मटेरियल बहुत ज्यादा है और मार्क्स कम है, और कुछ में ऐसा लगता है कि हाँ हाँ तकरीबन 4.25 घंटे। और कुछ रिक्वायरमेंट में मुझे ऐसा लगता है 4.25 घंटे का पेपर है टोटल, ठीक है ना। अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स कम है और लिखने को बहुत कुछ है, और कुछ में ऐसा लगता है कि मार्क्स बहुत ज्यादा है और लिखने को कम है। तो मैं उस सारे क्वेश्चंस के लिए मैं यही एक हमारी स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो आंसर देख के ऐसा लग रहा है। तो मैंने यही कहा कि भाई आपने अपने टाइम पे चलना है, टाइम मैनेजमेंट पे चलना है। जो इतना आपने टाइम दिया है, अगर उससे पहले सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर उससे पहले सॉल्व नहीं होता और टाइम पूरा का पूरा आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो बस आपने रुक जाना है। यही इसकी टेक्निक है और कोई दूसरी टेक्निक नहीं, ठीक है। सर लास्ट अटेम्प्ट रीडिंग टुक 35 मिनट्स बिफोर स्टार्ट। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी हम अप्रोच पे आते हैं ना, आते हैं अब ये पूरा पेपर जब मैं अप्रोच कर लूंगा ना, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई आपके सामने ये पेपर आ गया तो मैंने स्किम करना शुरू कर दिया। अब आपके सामने मैं स्किम कर रहा हूँ। स्किम कैसे करना, फिर डिजिकोड वुड फेयर है, अभी ये बाकायदा पेपर है मेरे पास था, और आपके सामने स्किम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिल्कुल यही काम आपने करना है। डिजिकोड वुड फेयर, अच्छा ये फैसलाबाद में है, पता चला स्पोर्ट्स फेयर फुटवेयर बनाते हैं ये, और हाई क्वालिटी यानी कि कोई डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो सकती है। ग्रोथ है, पोस्ट पैंडेमिक की बात है तो शायद कोई ग्रोथ वगैरह की बात हो रही होगी, आगे चले।
तो भाई बोर्ड है, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, फाइनेंसिंग ऑप्शन की कुछ बात है, कोई मीटिंग में बात की गई है कि अल्टरनेटिव अप्रोच के लिए कोई काम देख रहे हैं। फिर एक्सपेंशन के लिए कोई कंट्री इन्होंने देखा है जहाँ पे शायद वो एक्सपेंशन करेंगे। और ये मेरे करंट कस्टमर है, वो इंटरनेशनली रिनॉन्ड ब्रांड्स हैं, जिनको मैं बेच रहा हूँ वो भी इंटरनेशनली रिनॉन्ड ब्रांड्स हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स, यानी कि इनकी शायद बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। ऐसे ही वाइल्ड आइडिया मेरे ध्यान में आ रहा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की शायद बात हो रही है, मे बी। आगे देखते हैं। ऑर्डर्स, न्यू कस्टमर पोज द लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क। अच्छा, जो न्यू कस्टमर्स हैं, भाई लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क के इशूज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट जरा हम देखते हैं, स्किम करते हैं। अज्यूमिंग एक्विजिशन टू बी फाइनेंस बाय द एपीवी को कैलकुलेट करना है। अच्छा चाहिए कैलकुलेट द एपीवी ऑफ बाइंग द, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कोई कमेंट नहीं है। रिकमेंड विद जस्टिफिकेशन हाउ एक्वायरिंग डब्ल्यूएफएफ शुड बी फाइनेंस, ये भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर आ गया। एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई इम्प्लीकेशंस मुझे देखनी है। इथिकल इशू के ऊपर कोई ऑफ इन्वेस्टिंग चूजिंग ओवरसीज लोकेशन, मतलब जहाँ पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कंट्री उन्होंने चूज किया था, ऊपर हमने देखा वहाँ कुछ इश्यूज है एथिकल, उससे रिलेटेड कोई बात होगी। और क्रेडिट टर्म में अब ये अगला क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इसके अपेंडिक्स देखें, अगर हम कोई एक्विजिशन से रिलेटेड बातचीत की गई है, वो रिक्वायरमेंट ए में शायद काम आएगी। फिर मैं जाके देखता हूँ, बल्कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है शायद रिक्वायरमेंट वन में काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिजी कोड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये दिए गए हैं, तो ये वगैरह कैलकुलेशन ऑफ एपीवी में काम आ सकती है। इनकी रिसीवेबल पॉलिसी, अच्छा ऊपर क्रेडिट की कुछ बात हुई थी। कोई मैंने देखा था कि यार क्रेडिट रिस्क है, कोई लिक्विडिटी रिस्क है जो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में शायद कोई बात की गई है। फिर इधर आते हैं तो बस पैकेजिंग जो है वो कमर्शियल पैकेजिंग करते हैं, पेपर एंड प्लास्टिक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मैं देखना शुरू करता हूँ। मेरा कितना टाइम हो गया काउंट डाउन, अगर मैंने स्टार्ट किया था कब से किया था, कितना टाइम हो गया तकरीबन? 3 से 4 मिनट। अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो मैं अगला 1 मिनट जरा जल्दी से घुमाता हूँ। ये टाइम जो है मेरे पास सिर्फ रिक्वायरमेंट को देखने के लिए हो सकता है, तो मैं रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की बात की गई है। ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट शायद, मुझे नहीं पता, मेरे जहन में ये टर्म नहीं आ रही अभी, ये मैं आपको इमिटेट कर रहा हूँ। सही है कि ऐसा भी हो सकता है ना आपके जहन में नहीं आ रहा हो, तो ये मेरे जहन में नहीं आ रहा, हो सकता है दैट इज अपोजिट ऑफ सम वॉट स्ट्रेटेजिक फिट। फिर आगे चलते हैं। अप्रेजल सिस्टम, भाई इसके रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है, इसको सही करना है अप्रेजल सिस्टम को। अनफ्रीज के बारे में कोई बात की गई है, अनफ्रीज स्टेज के बारे में खास तौर पे बात की गई है, वो वाला जो हमारा हम मैंने पढ़ा था, अनफ्रीज रिफ्रीज, ठीक है ना, और मूव। तो ये वाला कोई कॉन्सेप्ट है, उसमें अनफ्रीज वाले कंपोनेंट के ऊपर बात की गई है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अनफ्रीज कंपोनेंट में कोलैबोरेशन, कंसल्टेशन, या ओवरऑल प्रिंसिपल या आइडिया ये होता है कि वी हैव टू लेट द एम्प्लॉयज सेंस द अर्ज ऑफ पर्टिकुलर चेंज। कोई चेंज है, कोई पर्टिकुलर चेंज है, जिसमें एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है कि भाई ये ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ है। फिर एथिकल इश्यूज हैं, उस पर बात की गई है। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट मीटिंग। अच्छा, मैनेजमेंट मीटिंग में कोई बात की गई है, इसमें अगर मैं देखूं तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इससे रिलेटेड कोई हेडिंग है ही नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे पता चला ये अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज की बात की गई है। फिर हम आगे आते हैं, और उसके बाद मैंने देखा कि कोई करंट अप्रेजल सिस्टम जो ऊपर हमें इवेलुएट करना था, उसके बारे में बात की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट खत्म हो गए तकरीबन, 1-2 मिनट में और लगाऊंगा। मैं देखता हूँ कि यार ये कराची स्टोरेज सॉल्यूशन कोई वेयर हाउस सर्विसेज हैं क्लाइंट्स के लिए। CSR के ऊपर बात की गई है। वेदर द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक शुड बी लीज एज अपोज टू परचेज आउटराइट, इंक्लूड स्टार्ट सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। मतलब मुझे ये कोई दो ऑप्शन है, उनको इवेलुएट करना है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, वैल्यूएशन करनी है। कैलकुलेट द इंटेंजिबल वैल्यू अप्रोच, ये कोई अप्रोच है जिसको फॉलो करते हुए मुझे इंटेंजिबल को कैलकुलेट करना है। इवेलुएट द appropriateness of cost reduction plans for KSS and recommend any changes required to propose approach। कॉस्ट रिडक्शन प्लान है कोई, उसके बारे में अप्रोच है। अच्छा, अब ये मैंने पूरा पेपर एक तरह से स्किम कर लिया विद इन 6 to 7 मिनट्स। सही है। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताएं कि एक टर्म में अक्सर यूज करता हूँ पेपर को स्टार्ट करने से पहले, वो होता है ट्रैप।
ट्रैप का मतलब ये होता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि जिसमें आपको लगता है लिखने के लिए बहुत कुछ है और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा मेरा। वो नॉर्मली ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कैलकुलेशन भी होती है, जिसमें थ्योरी भी बहुत होती है, और उसके मार्क्स कोई 16, 17, 20 मार्क्स हो सकते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 15 मार्क्स। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट आपको नजर आती है कि भाई वो ट्रैप है। अनस कहते हैं 1C, क्वेश्चन नंबर 1 का C, compare the option to expand overseas either by using shares of W or by buying the factory office premises and machinery from them using suitability acceptability, make a reasoned recommendation which should be other further calculations are not required। मे बी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ट्रैप नॉर्मली उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, आपको दिखने में बहुत इजी लग रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है तो वो अटेम्प्ट करने आप जाते हैं, उसमें लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, ना ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया तो आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जब पेपर में स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास लिखने की स्पीड कम होती है, मेरे पास असेस करने की स्पीड कम होती है, मैं सॉल्व करने की स्पीड कम होती है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो उस वक्त स्पीड इतनी नहीं होगी, स्पीड ज्यादा होगी आखिर के 1 डेढ़ घंटे में। 1.5 घंटे जो आखिर का होता है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा मेरी बढ़ चुकी होती है, खासतौर पर आखिरी घंटे में। ऐसा है कि नहीं है? जल्दी से बताएं, ऐसा है कि नहीं है? तो इसका मतलब मुझे वो वाला क्वेश्चन पिक करना है, वो वाला क्वेश्चन पिक करना है जो बहुत ज्यादा इजी ना हो। उसकी वजह ये है कि मेरा टाइम जाया होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन जब मैं करूं जब मेरी स्पीड बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, एक तो स्पीड ज्यादा होगी तो मैं उस क्वेश्चन को अगर उसमें लिखने के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा भी है तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे किसी ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा हो, हाँ यार ये मुझे थोड़ा आता भी है थोड़ा नहीं भी आता। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट करता तो मैं देखता कि यार शायद मुझे फाइनेंसिंग ऑप्शन के बारे में कुछ पता है, मैं फाइनेंसिंग के बारे में कुछ ना कुछ लिख दूंगा। तो रिक्वायरमेंट बी से स्टार्ट करता, उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट ए की तरफ आता। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, नॉर्मल इजी होता है, कैलकुलेशन हो जाती है। फिर मैं जाकर जो है ना डी की तरफ आता और फिर सी, इस तरह करके। एथिकल इम्प्लीकेशंस खासतौर पे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत रेडीली समझ में आ रही होती है, तो आपने एथिकल इम्प्लीकेशन से स्टार्ट कर लिया, क्रेडिट टर्म से स्टार्ट कर लिया। तो ये मैंने एक अप्रोच ले ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और देन क्वेश्चन नंबर 3। आपको ओवरऑल इसी तरीके से चलना है कि हर रिक्वायरमेंट के मार्क्स को टाइम के हिसाब से लेकर चलना है और उसी वक्त रुक जाना है जिस वक्त आपका टाइम खत्म हो। सही है। फिर इसके बाद आपने क्वेश्चन, अच्छा नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट किया जाए तो बेहतर है, और क्वेश्चन नंबर 1 जहां तक हो सके कंप्लीट कर लें, नहीं होता तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं बीच में। मतलब ये आइडिया ये है कि अपने आप को फ्री रखना है। सही है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पूरा क्वेश्चन जब तक नहीं दिया अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं गए। जितना आ रहा है जहां पे जो आ रहा है आप वो लिखते चले जाए। सही है, और उसको छोड़ते चले जाएं। आपने अपने जहन में इतना तो रख सकते हैं कि भाई ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था ये मैंने आधा किया अधूरा किया, इसको फर्दर बाद में करना है, जब एंड में टाइम बचेगा तो उसको फर्दर फॉलो कर लेना। और ये मैंने एक्सपीरियंस से चीज देखी है कि जो चीजें आपको शुरू में याद नहीं आ रही होती, जब आपके जहन में ये सुकून हो जाता है ना कि यार मैंने पूरा पेपर तकरीबन अटेम्प्ट कर लिया है और अब हर जगह कुछ ना कुछ अटेम्प्टेड है, अब मसला ये है कि बस कुछ क्वेश्चन अधूरे हैं तो वो मुझे पूरे करने हैं। तो जब जहन को एक रिलीफ मिलता है ना तो बहुत सारी चीजें फिर याद आना शुरू हो जाती हैं जो आपको इवन शुरू में नहीं भी याद आ रही। तो मेरे हिसाब से ये आइडियल अप्रोच है। अगर इस अप्रोच से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली रिपीट कर दूं, ब्रीफली रिपीट मैंने आपको अभी किया ना कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले 5 से 7 मिनट लगाना है पूरा पेपर स्किम करने के लिए। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने आप को कंडीशन कर रहे होते हैं विद पेपर, कि आपको कोई भी चीज़ नई नहीं लगे। तो आपने तकरीबन पूरा ही पेपर पढ़ लिया, कुछ ना कुछ हर जगह देख लिया, 6 7 मिनट उसमें लगाए। फिर उसके बाद आपने बाकायदा सिलेक्ट कर लिया अगले 1 2 मिनट में
कि मुझे किस रिक्वायरमेंट से शुरू करना है। बस सीक्वेंस अपने जहन में थोड़ा बहुत जहन में रख लें कि हाँ यार, और को ज्यादा ना बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, बल्कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत आपको 50% भी लगता है कि यार मुझे आता है, 60% लगता है कि मैं इजीली लिख लूंगा, तो वो आपने बस कर लेना है। और फिर वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद फर्दर, फिर फर्दर। अच्छा, अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं जरा कि तो बस सही आगे बढ़ जाए। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, एक सवाल आया कि भाई मैंने सिलेक्ट कर लिया और क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या मसला है? देखिए अब तो इतना इजी हो गया है, हर रिक्वायरमेंट हर पार्ट के लिए अलग सेक्शन है। नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाए। आपने जिद नहीं करनी पेपर में बैठ के अपने आप से कि भाई मुझे मुझे नहीं आ रहा, मैं जब तक ये पूरा नहीं होगा अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा। नहीं करना है ऐसा। बाद औकात ऐसा होता है कि एक मेरे टीचर थे, वो बताते हैं कि जब मैं पेपर दे रहा था कॉर्पोरेट लॉ का, तो वो कहते हैं कि है ना, मैंने पहली रिक्वायरमेंट से स्टार्ट किया, वो मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी से किया, दूसरी समझ नहीं आ रही, तीसरी से किया। अब यकीन करें, वो बोलता है कि मैं आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच गया, आखिरी क्वेश्चन की कोई सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट रिक्वायरमेंट थी जो मुझे समझ में आ रही थी, मैंने वहां से स्टार्ट किया। और मैंने जब वो किया, मुझे शुरू में तो 100% यकीन था कि ये पेपर तो मैं फेल ही हो रहा हूँ, और मैंने अपने आप को बस रिलीफ दे दिया था कि जब पेपर फेल ही हो रहा है तो बस फेल हो रहा हूँ, अब मैं अपनी बस बेस्ट दे देता हूँ जितना हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैंने आखिरी कुछ थर्ड लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने जब थर्ड लास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया जो कि 5 मार्क्स तक का था, और फिर मैं जब बाकी क्वेश्चंस की तरफ आता गया, ऑटोमेटिकली चीजें खुलती चली गई। तो कहने का मकसद है कि स्टार्ट मुश्किल होता है हमेशा, फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें हो जाती हैं। दूसरा आपने बात की कि भाई क्वांटिटी पे क्वालिटी, अब इस पे आते हैं। अब मैं ना जरा ब्लेंडर्स की तरफ आता हूँ, और ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी वाला जो बात है ना, बिल्कुल नमाज पढ़ के आप आ जाए, नमाज पढ़ के आ जाए। क्वालिटी और क्वांटिटी की जो बात होती है ना, इसको जरा हम बल्कि एक काम करते हैं, नमाज ब्रेक अगेन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, उनका रह जाएगा, और मैं भी नमाज ही पढ़ लूँ। बेहतर है हम सबके लिए, पहले नमाज, नमाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मुझे बताएं कौन, हम अभी एक रिकॉर्डिंग के लिए, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ओपन की है कि क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बताएं कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, वरना फिर मैं खुद सिलेक्ट करूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं। जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा सवाल, कोई नहीं पूछा जाएगा, हम मिल के सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कंफर्म करते हैं, मेरे घर में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आवाज़ आ रही है? जी। जी सर। उज़ैर सगीर, आप ज्वाइन करना चाहेंगे? आपके साथ ज्वाइन करते हैं। सगीर, आई विल अनम्यूट यू इफ यू वांट। जी। यासीन, कैन यू ज्वाइन? यासीन, यासीन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी। अस्मा आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होगी कि जिसमें हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, बस मिलकर सॉल्व करना है। यस सर, यस सर, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम अस्मा जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है वो पिक करेंगे, और उसका क्वेश्चन नंबर ठीक। देखेंगे इंशाल्लाह, और उसको ज़रा सही। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला की हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने पहले इस क्वेश्चन को देखा है इसमें? जी देखा नहीं, है। मैंने अभी नहीं देखा, अभी लेटेस्ट नहीं देखा है। लेटेस्ट नहीं देखा तो ये लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम फिर उस फ्रेश माइंड के साथ करेंगे। ठीक है। जी जी। लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट तो किया होगा। जी मैंने किया था। ठीक है। अच्छा,
जरा उसको देखते हैं और आप अपने जहन में रिफ्रेश भी आप कर लेंगे, और ऐसा तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि मिस्टेक्स क्या हुई थी या कोई ऐसा पॉइंट है, या बिल्कुल सही भी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही किया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, इवेलुएट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट बीइंग सफर्ड बाय टीपी। मुझे सबसे पहले ये बताएं, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का सुन के आपके जहन में क्या आता है, क्या हो सकता है ये? बेस अच्छा, इसमें ना कुछ इस तरह से वाली सिचुएशन थी ना। मैंने अभी ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है अच्छा मुझे, अच्छा, लेकिन जो एक मैं मैं रिकॉल आपको कर फिर रही हूँ कुछ एक ऐसा था, चेंज वाला एलिमेंट था। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा और हूँ। मैं अभी है ना, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा ही नहीं, बस आप जैसे पहली दफा आपने रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के पढ़ के आपके जहन में क्या आता है कि ये क्या हो सकता है? ये मतलब कि दो लोग हैं जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे हैं, और उनमें आपस में कोई किसी बात को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई किसी की बात को नहीं मान रहा, और इस तरह से एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो गई है, मतलब कि इस तरह की चीज समझ आ रही है, कोई रिफ्ट कहेंगे इस तरह की चीज। अच्छा। मतलब कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और हम्म। वो उस तरह से हैं, स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट हो गई है कि एक दूसरे को अग्री नहीं हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, कौन कौन एग्री करता है इनसे? वो यस कर दे। कौन कौन एग्री करता है इसमें से? नॉट एग्री। सुल्तान नासिर, आप क्या समझते हैं, क्या है ये? डिसएग्री। स्ट्रेटेजी चल नहीं सकी। ओके, सही। स्ट्रेटेजी चल नहीं सकी, दैट इज द राइट आंसर। स्ट्रेटेजिक वो देखें, वो रिफ्ट होती है, और वो अगर रिफ्ट जी, होता है ना तो वो अल्टीमेटली वो ठीक है। देखें, जो रिफ्ट है ना वो सोर्स हो सकती है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की। ठीक है। हाँ, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट इज एक्चुअली डी ट्रैकिंग फ्रॉम योर स्ट्रेटेजी। आपकी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, परसू नहीं कर पाए, दैट जी, इज जी, एक्चुअली अगेंस्ट द स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट, बल्कि अगेंस्ट तो मतलब उसका अपोजिट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक फिट तो ये होता है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी परस्यू कर रहे हैं, वो आपकी अपनी इस यानी कि फिलॉसफी, आपकी अपनी मिशन स्टेटमेंट, या कंपनी की फाउंडेशनल जो उसका पर्सपेक्टिव है, या आप उसके ऑब्जेक्टिव कहना है, वो सही है। आप फिर अगर और ज़्यादा डीप डाउन करें अगर हम, तो उसकी जेनरिक स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हैं वो, अ, उनके इथिकल फिलॉसफी की है, तो वो सारी चीजें जो है उसके साथ अगर कोई स्ट्रेटजी मतलब कोई एक्शन इन लाइन है, तो वो स्ट्रेटेजिक फिट हो जाए, स्ट्रेटेजिकली फिट सही। एक्शन कहलाएगा। लेकिन ड्रिफ्ट ठीक। थोड़ा सा डिफर करता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि टोटली अपोजिट ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक फिट। ड्रिफ्ट ये है कि आपने एक स्ट्रेटेजी का डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, दैट इज ड्रिफ्ट। ओके। ठीक है। तो इवेलुएट करना है और एक्सप्लेन करना है। इवेलुएट भी करना है। इवेलुएट करने का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे? अब तो मैंने आपको पूरा बता दिया ड्रिफ्ट किया है, तो इवेलुएट करने का क्या मतलब हो सकता है? कि जो हमारे सिचुएशन क्या थी और रूट कॉज क्या है हमारे, इसको जो स्ट्रैटेजी ना चलने की, अच्छा, तो फिर इसके बारे में एक्सप्लेन किया हम है। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इवेल्युएट में तो हमने वो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को देखा है, और एक्सप्लेन, और जिन जिन वजूहात, जिन रीजंस की वजह से ये रिफ्ट हुई है, वो एक्सप्लेन है। उसको फर्दर कुछ एक्सप्लेन होता किया है। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब मैं आपको सवाल करने का एक मकसद ये भी था कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में फंस जाएं। मतलब ठीक, जरूरी नहीं है कि ठीक, मतलब रिक्वायरमेंट को कहीं ओवरली एम्फसाइज ना कर लेंगे, हाँ भाई ये तो इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो ठीक, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, इवेलुएट ठीक। एंड एक्सप्लेन। अच्छा, दूसरा, रिकमेंड चेंजेस टू अप्रेजल सिस्टम रिक्वायर्ड टू रेमेडी द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिक्वायर्ड। यानी कि मैंने जो, अच्छा अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो रिक्वायरमेंट भी है वो इटसेल्फ बता रही है कि एक पॉइंट जो है ना वो अप्रेजल सिस्टम भी होगा, रिक्वायरमेंट है क्या। जी, जी, तभी जी। तो वो नीचे कह रहा है कि अप्रेजल सिस्टम में जो आपने ऊपर इशू बताया है, तो ये एग्जामिनर हम्म। अपना एक तरह से उस अपना माइंड भी बता रहा है कि भाई ऊपर एक इशू तो पता चल गया अप्रेजल सिस्टम का। तभी तो वो नीचे कह रहा है ना कि भाई अब बताओ, जो ऊपर आपने बात की है उसको कैसे चेंजेस क्या लाए जाए वहां पर। ठीक है। ठीक। अच्छा, रिक्वायरमेंट सी, रिकमेंड एंड जस्टिफाई स्टेप्स टू बी टेकन। रिकमेंड नहीं करना सिर्फ कि भाई ये काम करो,
बल्कि जस्टिफाई भी करो कि ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, रिकमेंड एंड जस्टिफाई, तो अगेन यहाँ भी एक्सप्लेनेशन है। एंड इवेलुएट द एथिकल इश्यूज दैट वुड बी। अच्छा हम क्योंकि टाइम कम है, तो हम शुरू की दो रिक्वायरमेंट्स ए और बी करते हैं, सही है। अच्छा, ठीक है। अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं जी, इसमें पढ़ें। Okay, Turbat Packaging manufactures commercial packaging and has two basic ranges, paper and plastic. यानी कि ये मैन्युफैक्चरर है और इनकी दो प्रोडक्ट्स हैं, पेपर एंड प्लास्टिक। हम्म। ठीक है। For the first 30 years of operations, the company grew steadily and predictably in a stable environment. यानी कि इनको 30 years of operations हो गए, काफी ये स्टेबल रही है और अच्छे environment में थी। However, in recent times, there has been increasing concerns with the environmental impact of using single-use packaging. और अभी environmental concerns की वजह से जो इनका ये पैकेजिंग का जो बिजनेस है ये इफेक्ट होने लगा है, क्योंकि सिंगल यूज हो रहा है पैकेजिंग का। ये हमारे सस्टेनेबिलिटी को भी हिट कर रहा है। इन हम्म। रिस्पॉन्स द कंपनी made a decision a year ago to phase out the plastic over range over a 3-year period and increase the range of paper packaging। तो इन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि हम 3 सालों में प्लास्टिक को रिप्लेस कर देंगे पेपर पैकेजिंग से। हम्म। तक यानी कि इन्होंने चैलेंजेस को एड्रेस किया। हम्म। The current paper packaging is made from virgin pulp from tree cut down for the purpose। तो जो पेपर है ये दरख्तों से बन रहा है। हम्म। But TP has recently set a target to source 75% of paper from recycled resources in 2 years। इन्होंने दो टारगेट्स बेसिकली सेट किए। एक तो ये कि उसको रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस भी इस तरह करेंगे कि वो दरख्त का इस्तेमाल कम करेंगे, 75% रिसाइकलिंग करेंगे, हम्म। रिसाइकल पेपर 2 ईयर टाइम में करेंगे। हम्म। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, व्हेन द बोर्ड मेड द डिसीजन टू phase out plastic packaging, there were unanimous agreement at board level and the individual directors resubmitted their departmental strategies with the new corporate goal in mind। जब ये डिसीजन हुआ तो सबने अग्री किया हम्म। और इवन के जो डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी फर्दर उसको स्ट्रैटेजीज में इनकॉर्पोरेट करके अपने गोल्स में सबमिट कर दिया। Progress has been frustratingly negligible with rolling out the plan that was announced a year ago। लेकिन उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, मतलब कि बिल्कुल negligible। In other words, TP is suffering from strategic drift। In practice, it is continuing with its existing strategy even though the business environment is struggling, uh, suggesting a change is needed। तो मतलब कि इफेक्टिवली वही बात है कि वो जो इनकी डिसीजन थी वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज को इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। स्टाफ आर जनरली हैप्पी इन देयर रोल्स एंड लाइक द स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। स्टाफ जो काम कर रहा है उससे कोई चेंज वो नहीं चाह रहा है, बट स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में वो ज्यादा खुश है काम करने में। जारा मजारी, द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, इज प्राउड ऑफ हाई सेटिस्फैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेक रोकूंगा एक चीज। अब देखें, अपने पास ना सब एक प्रैक्टिस करें, और आप भी ये करें कि आपको आपके जहन में दो रिक्वायरमेंट्स तो है ना, एक तो स्ट्रेटेजी ड्रिफ्ट और दूसरा अप्रेजल सिस्टम की इवैल्यूएशन। ये दो हम्म। रिक्वायरमेंट एटलीस्ट क्वेश्चन करते वक्त ना, 2 से 3 रिक्वायरमेंट तो जहन में हमारे, 3 रिक्वायरमेंट मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट होनी चाहिए, कि मतलब कम से कम चलें दो, कि जो है ना आप सोचते हुए क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि अभी तक कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यार ये सोर्स है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का। जी, वो नोट करते चले जाएं बुलेट्स में, और अब मुझे बताती भी जाए। जी, पहला देखिए, पॉइंट क्या सबसे नजर आएगा। पहला कि स्टाफ चेंज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सबको स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी में काम करना पसंद है। और क्या के ऑल दो अग्री कर रहे हैं लेकिन कोई उस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो यानी कि ये एक हो गया रिसेंटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जी। एटीट्यूड। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा एक पॉइंट ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि जो दे हैव नो एनी एक्सपीरियंस ऑफ चेंज। जो देखिए, ये थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात होती है, जो कि हमें ओके। पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था कि कंपनी ग्रो स्टेडीली एंड प्रिडिक्टेबली। तो इसका मतलब हम्म। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है, प्रिडिक्टेबली ग्रो किया है,
कोई कभी इतना ज्यादा चेंज कभी किसी ने फेस ही नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो दैट इज एक्चुअली वी कैन से हिस्टोरिक स्टेबिलिटी माइट बी द रूट कॉज, ओके। हिस्टोरिक। ठीक है। ठीक है, तो ये सही दो है। पॉइंट मुझे लगे। आगे चलते हैं। बिल्कुल आपने दूसरा पॉइंट एम्प्लॉय एटीट्यूड वाला बिल्कुल सही किया। अच्छा जी। ठीक है। फिर the HR director is proud of the high satisfaction rating and low staff turnover experienced in TP. And she puts down to the simple yet effective appraisal system the company uses. अच्छा, देखिए मुझे वो एक ये बिल्कुल आपने पॉइंट पढ़ा। इस आपको क्या लगता है कि ये बन सकता है सोर्स स्ट्रेटेजिक? यस, क्योंकि वो उसको वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही ना, इन्होंने सिंपल अपना अप्रेजल सिस्टम रखा हुआ है। और जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है और जो गोल और प्लान सबमिट हुए हुए हैं बोर्ड लेवल पे, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है। अब और यहाँ ये पे मैं सिर्फ आपको रोकूंगा। आपको कैसा पता? अभी तक आपने अप्रेजल सिस्टम पढ़ा नहीं है, पहली बात। ठीक है। उन्होंने ये कहा सिंपल यट इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। हाँ चले, इधर से आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन एक और बात है कि जो ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की वजह है। वो ये है कि यहाँ पे नए स्टाफ की जरूरत थी, क्योंकि नई चीज आ रही थी और इन्होंने पुराने स्टाफ से ही काम कर रहे हैं। लो स्टाफ टर्नओवर है, लोग पुराने ही लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो जी। इस तरह तो जो कंपनीज में जितने पुराने लोग होते हैं सबको निकाल दो, सबको दूसरे नए लोग लेके हैं। ये ऐसे होना चाहिए। मतलब कि अच्छा। नहीं, ये वजह नहीं है। वो बेसिकली हम एक हेडिंग ये बना सकते हैं कि एटीट्यूड ऑफ लीडरशिप। ये भी एक लीडरशिप में आता है ना, हेड कर जी। सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि इस चीज को अप्राइज कर रहे हैं कि भाई लो टर्नओवर है, लो स्टाफ टर्नओवर है। और दूसरी बात क्या की उन्होंने? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन तो है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई किस चीज पर है? प्रिडिक्टेबिलिटी पर। यस। जो कि लीडरशिप उसको एम्फसाइज भी कर रही है। तो दैट इज अनदर, मतलब एक तो एम्प्लॉय कह रहा है कि हाँ भाई मैं खुश हूँ यहाँ पर, और मुझे नहीं चेंज चाहिए, और जिस चीज को प्रोमोट भी किया जा रहा है फ्रॉम द लीडरशिप। सही। बात समझ में आई? ठीक 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 ठीक। सही। तो हम कहेंगे कि एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, एटीट्यूड ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप नहीं कहेंगे, स्पेसिफिकली एचआर इसका जिक्र कर देंगे। ठीक, ठीक है। आगे चले। सही। The board prides itself on its informal approach to communication with the staff. यानी कि इनकम हर कोई इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है। इन द अर्ली डेज बोर्ड मेंबर्स न्यू एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। यानी कि अ, बहुत प्रॉपर ज्यादा। कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। यस। क्यों कह सकते हैं? कि वो सिर्फ ईमेल्स पर कर रहे हैं, और ईमेल्स तो देयर आर नंबर ऑफ ईमेल्स वी रिसीव, एंड दैट इज नॉर्मली अप्रोच ऑफ द एम्प्लॉय दैट इंटरनल करस्पॉन्डेंस थ्रू ईमेल्स आर नॉट रियली अप्रिशिएटेड। मतलब ये कोई ज़्यादा देखता नहीं है इंटरनल कम ईमेल्स कितनी आती हैं, हम वैसे जी जी इग्नोर कर देते हैं। तो जी। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है पर्टिकुलरली। इसके लिए कि एक पूरा एक नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होने जा रही है। गिवन दैट केस वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी कम्युनिकेशन चैनल। क्या ख्याल है आपका? यस। जी। ठीक है। सही। या नहीं, आप अग्री। मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं नहीं नहीं, वो शायद बिल्कुल भी आपकी बात सही है, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है और ये बिल्कुल इनफॉर्मल होता है और जिसको लोग देखते भी नहीं है। तो हाँ, आप देखें, हमने कोई 4-5 पॉइंट इधर से ही निकाल दिए। ठीक। ठीक है। तो अब जरा पढ़ते हैं इधर। नहीं, आपने कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ लिया। बस आखिरी पैरा रह गया। हम्म, The board has decided that a formal change program is required to realize the new strategic goals of phasing out plastic packaging and ensuring 75% of paper packaging is sourced from recycled sources. तो मतलब कि चेंज मैनेजमेंट लाना चाह रहे हैं फॉर्मल चेंज प्रोग्राम में। ओके। अब अपेंडिक्स 1 देखें। ये इनका वो है प्रेजेंट सिस्टम। नहीं नहीं, ये हम्म तो कोई मीटिंग है। हम्म, नोट्स ऑफ द मैनेजमेंट ये मीटिंग। यही मीटिंग है ना? ये ये इसी के लिए मीटिंग इन्होंने बुलाई ना। ये देखे ना, ओके ओके ओके। इधर इधर है ना सही। अपेंडिक्स 1 में। ये ठीक है ठीक है। इनडायरेक्ट तरीका होता है बताने ठीक ठीक ठीक। का। सही। हाँ, पढ़े तो क्या कहता है ये? ओके। मैं कॉन्टेक्ट पूरा पढ़ूं। जी जी। चेयर
जारा मजारी यानी कि एचआर हेड है, और प्रेसिडेंट इसमें जारा मजारी नहीं दाऊद ऑपरेशंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, हम्म। ऑल अदर बोर्ड मेंबर्स एंड द रिमेनिंग 10 मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी अपॉलजीज उनकी तरफ से। जारा मजारी ओपन द मीटिंग आपको एंड यहाँ पे कोई सेट अजीब सी बात नहीं लगी? यस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर और मेन बोर्ड मेंबर्स हैं ही नहीं, ये तो तो सारा मैनेजमेंट टीम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप की तरफ से भी कोई इतनी सीरियसनेस नहीं है? सीरियसनेस नहीं है, यस। मतलब सारे बोर्ड मेंबर्स गायब है, तो ये पॉइंट नहीं बन सकता। यस, ओके, यस, चले आई गेस। आगे चलिए। Okay. ZM opened the meeting and started by saying the board has decided a change management subcommittee. We needed to help ensure the successful rollout of two strategies initiative over the next 2 years. The phase out of plastic packaging and 75% of paper packaging to be manufactured from recycled sources. ZM explained that the recognized three-stage change management process would be adopted: unfreeze, ensure the staff understand and accept the need of change, devise a new strategy and way of working and implement it; refreeze, ensuring the new systems and processes are the new normal and are adopted as a standard routine. There then ensued a detailed discussion about whether it was a good idea to plastic o- uh, phase out plastic packaging and debates around why recycled paper was to be used, as it was felt by the management that committee to cheapen the TP brand. The discussion was inconclusive and GM called the meeting back to order. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ तक कोई ऐसी बात लगी है? यस, यहाँ पे भी कंसेंसस नहीं है। आपस में इनकी डिस्कशन जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि हम अगर इस तरह से चीप पैकेजिंग करेंगे तो टीपी के ब्रांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और डिस्कशन इनकन्क्लूसिव रही। मतलब कि किसी पॉइंट पे नहीं पहुंची, और मीटिंग को, इस एजेंडा को हाँ, इन्होंने सही है। स्टॉप किया। लेकिन लेकिन इसमें वन थिंग इज वेरी लाइक prominent here, that we need to understand, that that is not the first meeting to decide the strategy. Strategy has already been decided, and company is failing the strategic drift, and now they are calling the meeting to assess that strategic drift. Now again, it's like simply decided, and it is actually undecided. You understand? यस, The decision is यस, अनडिसिसिव। तो बेसिकली मसला ये है कि इन्होंने एक चीज, ये वो मीटिंग नहीं है जहाँ पे डिसाइड होना था कि भाई हमें काम ये करना है बोर्ड कि पे नहीं हुआ है। करना है। ये तो पहले हो चुका डिसाइड। अब अगर है तो एक, तो फिर एक ये सोर्स भी आ गया कि दैट इज अनअर्थ, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो खुद ही, बोर्ड जो लीडरशिप है वो अनडिसिसिव है, इसको परस्यू करना चाहिए कि नहीं। दैट इज अगेन द सोर्स ऑफ, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द, या कैन बी सीन एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। कि लीडरशिप को ही नहीं, जब आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात की कि लीडरशिप जो है वो कंसेंसस नहीं है, तो दैट कैन बी अ बिग पॉइंट। क्या ख्याल है आपका? यस, यस, दिस इज द बेसिकली मेन रूट कॉज तो यही है कि आपस हम्म। में कंसेंसस ही नहीं है। हम्म। ओह, अब GM noted GM noted that the phase out of plastic packaging had been announced at board level a year ago and built into departmental plans. But there had been negligible progress, hence ideas were needed to ensure that the new strategy was rolled out successfully. मतलब कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी बोर्ड लेवल पे कर दी थी 1 साल पहले, और डिपार्टमेंटल प्लान्स भी बन गए थे, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, फिर एनडी suggested that a vocal opponent of a new approach from the workforce and suggested taking a vocal opponent of new approach and from the workforce and dismissing them publicly to make an example of them. Uh, okay, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की बात हो रही है, निकाल दो साला को जो काम नहीं करते, इस तरीके की बात exactly. हो रही है। जेड एम आस्क्ड एंडी टू स्पीक टू हर आफ्टर, मतलब मैं बिटवीन द लाइन मैंने पढ़ा ना, क्योंकि सिनेरियो उसी तरह का ये। खैर, मैं आपको यहाँ में कुछ कंक्लूड भी करूंगा।
Let him ask Andy to speak to her after meeting to explore the idea further. ठीक। अभी आपको लग रहा है किसी रिक्वायरमेंट से लिंक हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में स्किम किया था, तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिससे लिंक हो सकता है? एथिकल इशू के हवाले से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एथिकल, ये बस इतनी सी 3 लाइनें दी गई हैं जो जिसकी हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस देखनी है। हम्म, आगे चलें। सही। द 30 ठीक। मिनट टाइम स्लॉट फॉर मीटिंग ड्यू टू क्लोज, दैट कैन बी अनदर पॉइंट, कि भाई इतनी बड़ी मीटिंग है और सिर्फ 30 मिनट का वक्त, 30 मिनट की मीटिंग बुलाई गई है, 30 आधे घंटे में खत्म करो इसको। जी जी। हाँ, और फिर बोला अगले हफ्ते आना। तो ये लिंक हो सकता है हमारा, वो जो पहला पॉइंट था ना, पहला क्या मतलब ये वाला जो पॉइंट था कि जो बोर्ड रूट कॉज था हमारा। लीडरशिप जो है ना वो सीरियस नहीं है, और ये जो है ना हम इससे इसके साथ नहीं कर सकते कि भाई ये इन्होंने तो मीटिंग भी 30 मिनट के लिए बुलाई। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि मुझे स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट की एक टेक्निकल नॉलेज का पता होना थोड़ा बहुत ज़रूरी था, वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कॉमन सेंस लगाता ना तो वो जी ऑटोमेटिकली जी। सिनेरियो पढ़ के भी समझ में आ जाता, हाँ यार ये इसका मतलब यही है कि ये इससे हट गए। ठीक है ना? मुझे बताएं ठीक। कहाँ मैंने कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज को इंश्योर किया। मैंने सिनारियो को, जो हमारा यानी कि वो कहता है ना एज अ स्टोरी, हमने क्या किया, हमने आपस में मिलकर क्या किया अभी, कि स्टोरी एज अ डिस्कस किया। स्टोरी पढ़ा। एज अ हम्म, स्टोरी पढ़ के उसको इस तरह से समझा कि अगर लाइक मैं अपनी कंपनी समझना शुरू हो गया, जिस तरह मैं, अभी हमारी कोई डिस्कशन चल रही हो, और उसको बस मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लेता चला गया। तो माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, माइंड को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा कोई भी, कि मैं किसी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ नथी करना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर रिक्वायरमेंट में। आपको एक वो क्या होता है, बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस एक्यूमेंट बार बार मैं कहता हूँ उसका कैसे डेवलप होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। तो इसीलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है? ठीक ठीक। है। ठीक समझे। अब एक आंसर को पढ़ने का तरीका ये होता कि आप क्वेश्चन अलग उठाते, आंसर अलग उठाते। वो जो आप कह रहे थे ना आइडिया जनरेशन कैसे होगी, तो वो इस तरीके से होगी कि मैं इधर से ही खुद से सोचना शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं एंड में जब मैंने पॉइंट्स अपने पास जॉट डाउन कर लिए, अब मैं आईसीडब्ल्यू की जो मैं बता रहा था ना वहाँ के जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो वो इस तरीके से करना है अपने काम, कि आपने अपने तौर पे पॉइंट्स को जॉट डाउन करते चले जाना और फिर आंसर में से देख लेना है कि मैंने कितना सोचा था। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हो सकता है शुरू में आप सिर्फ 20% में कहता हूँ सोचें, फिर उसके बाद 30% होगा, एट द एंड अगर 50% भी है ना तो बहुत है। ठीक है? सही। सही। तो बहरहाल ये आपके सामने आंसर आ ही गया, अगर मैं इसको समराइज करूं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हमें वैसे भी सोचनी पड़ती हैं जो है नहीं, मतलब एक तो सवाल को सोचने का तरीका ये है, मैं थोड़ा समझा पा रहा हूँ कि नहीं, कि जो जो यहाँ पे था हमने वीकनेसेस देख ली। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी चीज का जिक्र ना हो और वो होनी चाहिए थी। सही है? आप समझ रहे बात? मीटिंग में जी जी। खासतौर पर जो मीटिंग में डिस्कशन हुई है, उसमें कोई चीज डिस्कस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये ऐसा सेंस हो रहा है। उसमें क्या है, उसमें यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके माइलस्टोन सेट होता नहीं होता है। यस। माइलस्टोन मिसिंग है। माइलस्टोन यहाँ पे मीटिंग में बाकायदा होने चाहिए थे कि भाई ये माइलस्टोन्स हैं और यहाँ पे हमने ये चीज को फॉलो नहीं किया है, कम से कम वो तो होता। तो जी जी जी। माइलस्टोन्स भी नहीं है, माइलस्टोन्स भी नहीं है। अच्छा, अप्रेजल सही। सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे, अब देखें अप्रेजल सिस्टम में क्या है। ओके। Dear Rehan, thank you for collating and presenting the idea and data and analysis for the summer staff satisfaction survey. As requested, I include my comments for inclusion in the final report. It is pleasing to see that staff satisfaction levels remain high and staff turnover is at an all-time low in the company. As a board, we pride ourselves on the quality of the relationship we have with our workforce. In large part, this is due to the effectiveness of the appraisal system used by the business. It is designed to incentivize stable but continual improvement year on year. In essence, each member of staff has targets relevant to their roles. Some are financials, some are non-financials.
The higher of the last year's target and actual performance is the basis for the current year assessment. Any improvements on the basis of on this basis provides the starting point of a positive appraisal. Pay rises and bonuses for the current year. This encourages a smooth, stable, consistent growth path that staff are clearly motivated by. Thank you once again, Rehan. Any questions or clarifications needed? Please let me know. तो इसमें तो क्या कहते हैं, बस उन्होंने तारीफ की है कि, और है कि जो ईयर ऑन ईयर जीरो बेस्ड इनका वो नहीं है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हर साल का एक नया टारगेट, कोई नए गोल, कोई चीज नहीं। पिछले साल देखते हैं और उसी पे ये लोग टारगेट को राइज कर देते हैं और उस पे उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं ना क्या कहूँगा इस पर। मुझे ये बताएं कि मतलब ये अप्रेजल ओवरऑल अगर आपको देखें, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपको क्या इसमें, मैं अगर वैसे ही इवेलुएट करने का कहूँ तो आपको इसमें क्या क्या मिसिंग लगता है, या कि कितना, क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है? अब हम जो यूजुअली अपने जैसे कॉर्पोरेट्स हम्म। में देखते हैं, तो जो अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं उसमें बाकायदा हमारे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसके हम गोल्स और माइलस्टोन सेट करते हैं, और वो हमारे क्वांटिफाइबल भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। दोनों चीज़ें हम उसको हम्म। डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ नहीं है। हम्म। अच्छा, और इसमें बहरहाल अगर हम उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड देखें तो कहीं भी जिक्र है ही नहीं स्ट्रेटेजी का। उस चीज़ का नहीं है, हाँ, कोई भी तो कोई ये तो नई बड़ा चीज़ आसान नहीं पॉइंट है। बन जाएगा कि अप्रेजल सिस्टम में कोई इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ भी होती है, जब हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तो हम ओवरऑल कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करते हुए देख रहे होते हैं कि अभी क्या चीज़ किस तरह, कौन से जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि अगर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रही है तो हमारे भी गोल में कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स उस साल के। उसमें कोई ना कोई हम एलिमेंट पे काम कर रहे होंगे उस पर। हम्म। वो चीज़ नहीं है इसमें। यस। वो चीज नहीं है ना। अच्छा। हम्म। तो सवाल समझ में आया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने अटेम्प्ट भी किया था, तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, रिगार्डलेस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से जो अटेम्प्ट किया हुआ है पेपर, तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर नॉलेज कि आपने कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए थे या नहीं लिखे, अगर जहन में आ रहे हो। भी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत इस तरह से तो होगा ना कि मैंने अप्रोच किस तरह किया था क्वेश्चन को, इस वाले से। जी, मैंने जो ये अप्रोच किया था, मैंने यही बातें लिखी थी, लेकिन इतना डिटेल्ड में नहीं लिखा था। हम्म। मुझे वो कंटेंट राइटिंग का ही मसला हुआ है। हम्म। जितनी डिटेल में अभी डिस्कशन है इतना तो फॉर श्योर है। दूसरा ये है कि अच्छा, इतना मैंने डिटेल में चेंज वैसे लिखना भी मैनेजमेंट के नहीं है। ऊपर लिखा था। देखा जाए हम्म। ना तो, अगर देखा जाए ना तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ, आप जो, आपको जो प्राइमरी पॉइंट्स लग रहे हैं ना, जिसको आपने रूट कॉज कहा, वो दो थे, उनको डिस्कस कर लिया जाए। मतलब ये होता है ना आंसर की क्वालिटी के, ठीक है। जो, हाँ, जो प्रायोरिटी पॉइंट्स है ना, जो रूट कॉज है उसको आपने ज्यादा डिस्कस कर लेना है, बाकी पॉइंट्स को जल्दी जल्दी कर लेना है, क्योंकि है 6 मार्क्स का। ठीक। सही सही। ठीक है। हम्म। सही। समझ में आता है कुछ? अच्छा, रिकमेंड जी चेंजेस जी। टू अप्रेजल सिस्टम रिक्वायर्ड टू रेमेडी द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिक्वायरमेंट ए। अब एक बात चीज में ध्यान में रखिएगा कि इसने इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा इवेलुएशन ऑफ अप्रेजल सिस्टम को, कि आप इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करें, उसने ए के साथ किया है, तो अल्टीमेटली मुझे जो भी रिकमेंडेशन देनी है इस नए प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में ही देनी है। समझ में आई, आती है बात? जी जी। बिल्कुल मतलब कोई भी अग्रीड। ऐसा पॉइंट नहीं देना, जैसे अभी मैंने जानबूझ के आपसे पूछा था तो आपने वो वाला पॉइंट नहीं लिखना, वो जो आप अभी कह रहे थे कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये कोई भी जनरल पॉइंट लिखना ही नहीं है आपने। अब जो भी ठीक आंसर है। मेरा होगा वो इसी से वो रिलेटेड होगा। सही। ठीक। अग्रीड। ये गलती भी हम करते हैं जल्दी जल्दी में, और ये इस तरह भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, स्ट्रेस में आके कि यार मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो कुछ तो लिखूं, तो वो जो मैंने कुछ लिखा ना,
उसमें हुआ ये कि एक तो टाइम भी गया, ऊपर से मार्क्स भी नहीं मिले, तो उसका तो उल्टा ठीक है। नुकसान है। सही। सही है। ठीक है। तो अब 2 के बी पे आ जाए जरा। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है और अप्रेजल सिस्टम भी देख लिया है, तो आप बताएं क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पार्ट ए में। सॉरी, बी में रिकमेंड चेंजेस। कोई भी पॉइंट ध्यान में आ रहा है, XYZ, कोई 2 पॉइंट भी ध्यान में आ रहा है तो भी मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो यही है कि जो डिपार्टमेंटल प्लान्स सबमिट हुए हैं बोर्ड में, हम्म। उसी में से एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स निकल के आने चाहिए। नंबर एग्जैक्टली, एक। जबरदस्त जबरदस्त। तो इंडिविजुअल और परफॉर्मेंस टारगेट्स होने चाहिए। बहुत एग्जैक्ट। ही जबरदस्त। और फिर उसी पे उनको क्या कहते हैं अप्रेजल होनी चाहिए, और उसी से माइलस्टोन जब उस उनके वो वाली चीज मॉनिटर होगी तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारे प्रोजेक्ट को भी कर देगी। और दूसरी चीज ये कि वो ये इसी से ही रिलेटेड है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पिछले साल चल रहा था, वो जरूरी नहीं कि इस साल चल रहा हो, तो वो उसी के बेसिस पे ये लोग उसको जबरदस्त इम्प्रूवमेंट को करें कि जबरदस्त। यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस की बेस पर पूरा का पूरा अप्रेजल डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इस दफा तो नई स्ट्रेटेजी थी ना, तो हम्म, दैट न्यू स्ट्रेटेजी शुड बी emphasized rather than okay, that should be one point, historical performance, but it should not be the whole point or whole point of discussion. सही है। जी जी। और एक और चीज भी तो मिसिंग है कि आपने इंसेंटिवाइज तो किया नहीं। चेंज ओरिएंटेड कोई एम्प्लॉय अगर अचीव करता है तो उसका इंसेंटिव होना चाहिए था अप्रेजल में। चेंज बिहेवियर को इंसेंटिवाइज भी तो करना है ना। क्या ख्याल है? हम्म। इतना गलत कह रहा हूँ मैं? हेलो, क्या नहीं है? अच्छा, ये चली गई है अभी। आई थिंक ये म्यूट हो गई है। यस माँ। जी जी, मैं म्यूट हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैसेज भी नहीं जा रहा था। ओके। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको उन्होंने को वो उससे करना चाहिए, लिंक करना चाहिए परफॉर्मेंस से, और इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि फिर लोग इसको करेंगे। और वही वो वाली बात तो कि जो हमारे पास चेंज वाले तो वो तो मैंने फिर सही चेंज मैनेजमेंट पे तो इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने उसका भी लिखा था। मुझे इतना तो याद है कि जो हमारे पास एक कोई पर्सन अपॉइंट होना चाहिए, और वो जो उसमें एक्सपर्ट हो और वो सारे स्टेप्स को फॉलो करे, और सबको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, और वो इंश्योर करे कि चेंज आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें सारे स्टेप्स चेंज मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट हो। ये यहाँ पे सी में था केपीआई आई का बिलीव। जिक्र है कहीं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नो नो। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी डेवलप होने चाहिए डायनामिक, जो कि इट सीम्स के नहीं है यहाँ पर। तो दैट। जी, हमने इसमें बी में हमने कहा ना कि जब वो हम उसको क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो उसमें माइलस्टोन हो, तो वही हमारे केपीआईज वहीं से हो माइलस्टोन से ही जाएंगे। केपीआई फिर डेवलप होंगे। जी बिल्कुल। जी। ठीक है। माइलस्टोन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डेवलप होता है और फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्रिटिकल से सेक्टर। केपीआई। जस्ट केपीआईज मैं, हो। तो हाँ, जस्ट मैं ठीक रिवाइज है। कर दूँ। अच्छा। सही। रिड्यूस, और क्या है? और तो कुछ भी नहीं ना, मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त। और कौन सा पॉइंट हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ, मेरे ख्याल में शायद एक पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे आपने वो नॉन फाइनेंशियल वाला किया था ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है शायद। वो, जी, जो एम्प्लॉयज को एटीट्यूड भी है ना कि वो हाँ, चेंज की तरफ नहीं जा रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल ये भी हो सकता है ना कि भाई आपने नॉलेज बेस अपनी, क्योंकि ये प्लास्टिक में अगर कन्वर्ट करना है तो पूरा सिस्टम कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी एक पॉइंट हो सकता है ना, कि किसी एम्प्लॉय ने कोई नई चीज़ लर्न अपस्किल की। अपने आप को किस तरह से कर, हाँ, अपस्किल अपस्किल वही करा है स्किल। इस स्ट्रेटजी के लिए। तो दैट कैन बी वन एग्जांपल। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल, नॉट ओनली नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आल्सो रिलेटेड टू दिस न्यू स्ट्रेटजी। समझ में आती है? जी जी, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये इस पे हम अभी क्लोज करते हैं।
हमारा सेशन। ओवरऑल देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपके पास 1 हफ्ता 10 दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है। अल्लाह ताला ने इतना टाइम दिया है, ये भी क्या कहते हैं बहुत है पास करने के लिए पेपर। लेकिन इसमें आपने बस एक टारगेटेड अप्रोच के साथ चलना है। अपना असेस करना है कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हैं। मैंने जो 60-40 का रेशो बताया आपको वो फॉलो करना है। इसके अलावा जो है ना देखें, एक चीज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, और वो ये है कि जो स्ट्रेस है ना, या किसी भी चीज़ की फिक्र है, आप जो है ना अगर किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप क्योंकि उसको अचीव करने की एक फिक्र है, तो एक ये है कि उसकी तरफ कोशिश करना, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक अच्छा तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप फारिग बैठे हों, आप जो है ना फ्री बैठे हों, और आप कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड करते चले जाएं, एक्टिविटी करते चले जाएं, फ्री ना बैठें, किसी भी वक्त फ्री ना बैठें। दूसरा, अगर आपको नींद नहीं आती, बातों का तो ऐसा भी होता है, मैं क्योंकि चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए उनकी जो प्रैक्टिकल जो जो सॉल्व करते हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल भी हो सकती है, उसमें फॉर एग्जांपल एक ये है कि हम एक गलती करते हैं कि यार मैंने टाइम पे मुझे सोना है, टाइम पे उठना है। अगर मैं नहीं सोया या उस टाइम पे नहीं उठा तो फिर मेरे जहन में आता है यार मैंने जो है ना ज़ाया कर दिया। भाई अगर आपको जिस वक्त नींद आ रही है आप सो जाएं, जिस वक्त नहीं आ रही आप उठ के पढ़ना शुरू कर दें। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मैं पूरी 6-7 घंटे की नींद लूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपकी 1 हफ्ता 10 दिन जितने भी हैं, उसमें आपने जिस वक्त आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है आप पढ़ लें। तीसरा ये है कि एक अप्रोच होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं निकले हुए हैं या किसी दोस्त के पास गए हुए हैं या कहीं भी, तो आपकी एक है ना या ऑफिस में भी हैं, ऐसा भी है कि हर किसी को शायद छुट्टियां ना मिलें या छुट्टियां मिल भी जाएं। बहुत सारे लोग तो वैसे ही छुट्टियों पर होंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस से निकलते हैं, तो ऑफिस से निकलते वक्त या किसी भी जगह से निकलते वक्त अपने जहन में एक माइंड प्लान जरूर, माइंड मैप क्यों जरूर कर लें। आइडियल तो ये है कि आप एक दफ़ा उस चीज़ को घुमा लें या देख लें कि जो आपने घर पे जाके जिस पर काम करना है, अभी से उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कर लें। इससे बहुत मैजिकल फ़ायदा होता है, बहुत मैजिकल बेनिफिट है ये। क्योंकि आप जब घर पे जाएंगे तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ में टेंशन में होंगे, यार मैं उठाऊं क्या। जब आपने पहले से प्लान कर लिया कि मैं जाते ही पहला काम तो ये करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद चेन डेवलप होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती फिर इतना सोचने की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि मैंने जो एक चीज़ देखी है, हर कोई अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करता है ऑब्वियसली। और अगर कोई क्या कहते हैं अपनी अपने हिसाब से रिलीजियस प्रैक्टिस करता है वो करे, तो मैंने जो देखा है कि यार जो नमाज है, जब आप क्या कहते हैं सारी चीज़ें छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको इस तरह समझें कि वो एक हम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैंने देखा है कि यार जब आप नमाज के लिए उठते हैं या अलग से जाके जो है ना एक अपने आप को टाइम देते हैं, अपने रब को टाइम देते हैं, तो उसमें ये होता है रब के लिए टाइम। तो फिर उसमें ये होता है कि आप जो है ना बाकायदा रीसेट कर रहे होते हैं अपना अपना माइंड रिफ्रेश कर रहे होते हैं। इस और इस चीज को मैंने काफी खुद फील किया है कि यार जब आप जो है ना सब कुछ छोड़ कर जहन से निकाल कर आप जो है ना नमाज पढ़ने जाएंगे, तो एक रीसेट मिलता है जहन को। वो कहते हैं ना जब हैंग हो जाता है सिस्टम, तो सिस्टम हैंग हो जाता है, हम क्या करते हैं हम रीस्टार्ट करते हैं ना। तो कभी कभार हैंग हो जाता है हमारा भी सिस्टम, तो वो रीस्टार्ट होने के लिए आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करें। बाकी अ, देखें, कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी उसके अल्लाह ताला के हाथ में है। आप अपनी कोशिश 100% करें जितनी कर सकते हैं, जो ट्राई कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो, या आपको जो समझ में आती है वो फॉलो करें। फोकस नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता, ये वाकई में एक बड़ा आजकल इशू है। अगर कभी टाइम होता तो मैं इस पर डिस्कशन करता है, लेकिन एक शॉर्ट सी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ जिसका मैं खुद विक्टिम हूँ। ये जो फोकस, हाइपर एक्टिविटी, ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है या हो गई है, उसकी वजह आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। वो एक स्टडी आई थी कि जिसमें हम वो कहता है कि एक टर्म आजकल यूज हो रही है, वो मेरे जहन से टर्म निकल गई है, कि आप जो नहीं वो रील्स देखते हैं फेसबुक पे, हम लोग जो रील्स देखते हैं टिकटॉक की रील्स, तो मैंने कभी टिकटॉक नहीं यूज़ किया,
लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत हो गई थी वो फेसबुक पे। तो फेसबुक पे आप रील्स देखते हैं या कहीं भी आप रील्स देखते हैं ना, तो शॉर्ट वीडियो जो है ना वो आपका फोकस बहुत खराब करती है, बहुत ज़्यादा खराब करती है। और आपकी सोच, उसकी बाकायदा एक टर्म है। मैं उस दिन पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि अब ये भी एक नई टर्म आ गई है जो कि इस चीज़ से इस रील से कनेक्टेड है, जो कि एक सिचुएशन है। वो बेसिकली रील्स आपके साथ ये करती है कि आप आपकी एक देखें, हमारा माइंड जो है ना वो सिंपली अगर मैं बोलूँ ना, आप उसको जैसा वायर करेंगे ना वो परफॉर्म करेगा। उसको सही गलत का नहीं पता। सही गलत आप आपको पता है, आपके माइंड को नहीं पता। आप चाहेंगे भी ना कि यार ये चीज गलत हो रही है, और कभी कभी ऐसा होता है ना यार, बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ पाता, इसलिए कि आपने अपने माइंड को वायर ऐसे कर लिया। तो जो शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखने से आपकी जो वायरिंग होती है ना माइंड की, वो होती ही है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा, आप देखें मैं जब रील ओपन करता हूँ तो शुरू के 1-2 सेकंड में मैं फैसला कर लेता हूँ मुझे वो रील देखनी है कि नहीं देखनी। और फिर उसके बाद जो है ना वो रील, अगर आप गौर करें, मैं देखता हूँ कोई 20-25 सेकंड, तो आप जब बार बार ये काम करेंगे, आपने अपने माइंड को वायर कर लिया भाई मैं 25-30 किसी भी चीज पे ना 30-40 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अब बात समझ रहे हैं? बात समझ में आती है अस्मा? बात समझ में आती है आपके? जी जी बिल्कुल आती है। तो ये जो इनका एक क्वेश्चन था कि भाई मेरा फोकस नहीं हो पाता, तो सबसे पहले तो अपना अपने आप को सैनिटाइज करें फ्रॉम डिजिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई आप मोबाइल वोबाइल छोड़ें, सारी चीज़ें छोड़ें, और फोकस ऑटोमेटिकली आएगा। आपको लूप तोड़ना पड़ेगा, वो लूप ब्रेक करना पड़ेगा। लूप ब्रेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप वो काम करें। भाई नमाज पढ़ने में भी मुश्किल होती है, तो हमें क्या कहा गया है भाई, आप वो लूप तोड़ना है, आपने वो काम करना है। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि जैसे मैंने प्रैक्टिकल तरीका ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपको बताई ना, प्लस बाज़ औक़ात आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा, शुरू में अगर आपका फोकस नहीं हो रहा तो अपने आप से लड़े नहीं, आप ये करें। आपका फोकस कितना हो रहा है, आप 10 मिनट तो बैठ सकते हैं। हसन, अगर मैं आपकी बात करूं, आप 10 मिनट बैठ सकते हो एक बुक के सामने। आपने बुक ओपन की हुई है, 10 मिनट बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते? सही है। तो आपने शुरू में टारगेट रखना है मैंने 10 मिनट बैठना है। सही है। फिर मैं 2-3 मिनट का चक्कर लगा के फिर दोबारा 10 मिनट बैठ जाऊंगा। आप देखना ये जो आपका जो ड्यूरेशन है ना ये बढ़ता चला जाएगा। ये जो 10 मिनट है ये 15 मिनट में कन्वर्ट होंगे, 20 मिनट में होंगे। अब अपने आप से लड़ो नहीं। जब आपका मूड हो रहा है ना यार मेरा फोकस नहीं हो रहा, बस ठीक है, अब आप लड़ोगे ना तो आपका फोकस भी नहीं होगा, टाइम भी जाया होगा, और आप पढ़ो भी नहीं, वो काम भी नहीं कर पाओगे। आप जो है ना 10 मिनट में उठ जाओ, 2-3 मिनट का चक्कर लगाया, इधर उधर बात की, कुछ खाने होता है आपने अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है वो खा ली, मोबाइल कोशिश करें कि ना पिक करें। सही है। उसके अलावा कोई भी काम कर सकते हैं आप। आपने खासतौर पर रील्स वगैरह तो देखनी है, आपने यूट्यूब की कोई वीडियो अपने पास इधर लैपटॉप पे साइड पे लगाई हुई है, वो 2-3 मिनट देख ली। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका जो है ना ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। आजकल इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला हुआ है हमें, लेकिन बहरहाल हमें अपनी कोशिश करनी है। कभी कभार पता है क्या होता है, मैं एक चीज़ और आखिरी बात पे बस ख़त्म करूँ। हमें कभी कभार ऐसा होता है, लाइक वी फील कि हम कोशिश नहीं कर रहे, सॉरी हमने पढ़ा इतना नहीं। सही है हसन और बाकी सब भी, या मैं जैसे एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने इतनी तो तैयारी की ही नहीं कि मैं पास हो सकूँ। बाज़ औक़ात ना, देखिए है तो सब अल्लाह ताला के हाथ में। तो बाज़ औक़ात ना आप अपनी उन एफर्ट्स को नहीं गिन रहे होते हैं जो आपने पढ़ने के लिए एफर्ट किया। वो भी तो एफर्ट है ना भाई, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप अपने आप को उसकी तरफ लेके जा रहे हो। उस बंदे की निस्बत के जो पढ़ने के लिए फोकस्ड है उसके लिए तो काफ़ी इजी है। तो हो सकता है अल्लाह ताला जो है ना इसी इसी फोकस और इसी इसी आपकी जो कोशिश है उसको रिकॉग्नाइज करे भाई, उसके दरबार में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप जो है कभी भी नेगेटिव ना हो, अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करें। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। हम जो अपने बारे में कह रहे होते हैं ना कि क्या कहते हैं कि मैं जो है ना ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वाकई में आप फिर नहीं करोगे। तो पॉजिटिव रहें, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। इम्पोर्टेंट एरियाज जो है ना, मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो एक अच्छी बात मैं ये बता सकता हूँ कि देखें आप 40-50% आपका जो एरिया है वो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस, इन्हीं से आ रहा होता है। बाकी अगर वो कभी टेस्ट कर लेता है तो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमन अप्रेजल,
ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल पे कभी कभार कोई अगर देखा भी आपने कोई 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा एरिया यही होता है अगर थ्योरी की मैं बात करूँ। बाकी इथिक्स है, ठीक है, टैक्स है। इंपॉर्टेंट एरियाज मैं यूं नहीं बताऊंगा, आप देखें इस तरह करें कि आपने आईसीडब्ल्यू के जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स, उसमें से आप जो है ना पिक कर लें। मैं बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 से 5 तक। और क्या कहते हैं, इथिक्स वाला चैप्टर है हमारी बुक में से। आपने 2 चैप्टर उठाना है, स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस और गवर्नेंस वाला, ठीक है, और बाकी टैक्स है। ठीक है, तो मैं लिमिट नहीं करूँगा। ये कर सकता हूँ कि आपको जो मैंने मटेरियल आप लोगों के लिए टैक्स एंड इथिक्स को कवर करने का बताइएगा सर। टैक्स और इथिक्स, टैक्स के लिए मैंने सिलेबस आप खुद डेवलप जो किया था, मुझे लगता है कि यार ये सेक्शन ऐसे होने चाहिए, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा इथिक्स, देखें इथिक्स जो है ना उसके, मैं ये सजेस्ट करूंगा इस पॉइंट पर आप थ्योरी छोड़ दें। जितने आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन और सिनारियोज देख सकते हैं ना वो देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इथिक्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो इथिक्स या तो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस होता है या कंपनी लेवल पर होता है। इंडिविजुअल 2 तरह के होते हैं, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आपको वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पिकअप करना है, सही है। कंपनी के लेवल पे बात करें तो वो क्या कहते हैं, वो एक टेस्ट होता है फेयरनेस। मेरे जहन में से वो टेस्ट निकल गया है, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। फेयरनेस होता है, किसी के जहन में आ रहा है? मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया है ये, पता नहीं इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो टेस्ट ट्रूथ ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ फेयरनेस। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इफेक्ट, हाँ, यस। इफेक्ट, हाँ। ट्रांसपेरेंसी। तो ये वाला जो है ना, टीएफई, हाँ बिल्कुल। तो ये वाला, ये टेस्ट हो रहा होता है अगर आपका कंपनी है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इथिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाएगा। बाकी आप थ्योरी इस वक्त कम से कम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखें, ठीक है जी। और मैं आपसे ये बुक भी शेयर कर लूँगा, बुक में जो हमने जो स्पेसिफिक मटेरियल आप लोगों के लिए पिक किया है। सर अगर जनरल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम के दौरान लैपटॉप ऑफ हो जाए या टैब क्लोज हो जाए, तो बाद में हम रिज्यूम कर सकते हैं। मुझे लगता है कर सकते हैं, क्योंकि शायद मैंने ये, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एग्ज़ाम नहीं दिया। अगर कोई इस पर नज़र कोई इस पर जो है ना बता सके। ये भाई ने सवाल किया है कि अगर लैपटॉप क्लोज हो जाए तो बाद में रिज्यूम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, जवाब मेरे ख्याल में कह रहे हैं बाद में नहीं होता रिज्यूम। ज्यादातर जो मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है, मतलब रिस्पॉन्स पढ़ के यही लग रहा है कि ज्यादातर रिज्यूम नहीं होता, सम टाइम हो जाता है। तो कोशिश करें लैपटॉप ना बंद हो या टैब बंद ना हो। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो है ना अभी से प्रैक्टिस करें, जिस लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें ना वही लैपटॉप लेके जाइए। इन्वायरमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी अपनी बुक है ST एकेडमी की, वो आप आपसे मैं मटेरियल, वो बुक का जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो शेयर कर दूंगा, या पूरी बुक भी शेयर कर दूंगा। मैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा ना हो जाए आपके ऊपर प्रेशर, ठीक है। और ओवरऑल आपको आज के सेशन में कुछ फ़ायदा हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ? 1 to 5 में कितनी रेटिंग करेंगे? जी, ये फीडबैक मैं एंड में ज़रूर लेता हूँ ताकि मैं अपनी भी इस्तेलाह कर सकूँ। जी, कुछ मसले रिजॉल्व हुए आप लोगों के? यस सर, मेरे तो बहुत सारे मसले रह जाते हैं। मैं तो 5 कहूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको प्रैक्टिकली भी कन्वर्ट कर दे सक्सेस में। आमीन। चलें इंशाल्लाह आफ्टर सक्सेसफुल रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।